नमस्कार दोस्तों, मैं रवि गोयल स्वागत करता हूं आपका उड़ान आईएएस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीजी व्यापम द्वारा आयोजित की जाने वाली पटवारी भर्ती परीक्षा 2022 के लिए गणित के महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, √3 + x प्लस √3 - x डिवाइड बाई √3 + x माइनस √3 - x। इसकी वैल्यू आपको 2 दी हुई है, तो आपसे x का मान पूछा है, क्या होगा। तो इस प्रश्न को देखकर सबसे पहले आपको समानुपात का एक नियम याद आना चाहिए। तो समानुपात का वह नियम क्या है? योगांतरानुपात। योगांतरानुपात इसको बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, CND, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। क्या होता है ये? तो यदि A/B बराबर C/D हो, समानुपात का मतलब जब दो अनुपात क्या होंगे? समान। तो यदि A/B बराबर C/D हो, तो योगांतरानुपात नियम से ये क्या बन जाता है? A + B अपॉन A - B इक्वल टू C + D अपॉन C - D बन जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, A/B बराबर C/D, ये क्या है? समानुपात में है। तो योगांतरानुपात नियम लगाने पर क्या बन जाएगा? A + B अपॉन A - B, C + D अपॉन C - D। ऊपर में दोनों का योग, नीचे में दोनों का अंतर। यहां भी आप देख सकते हैं। अब एक बात यहां पे यह समझनी है, आपने इसमें योगांतरानुपात नियम अप्लाई किया तो आपको क्या मिला है? यह रिजल्ट मिला है। अगर मैं इसमें योगांतरानुपात नियम वापस से अप्लाई करूंगा, आप देख पा रहे हैं इसमें ऑलरेडी क्या लगा हुआ है? योगांतरानुपात नियम। अगर मैं इसमें वापस से योगांतरानुपात नियम अप्लाई करूंगा तो मेरे को A/B बराबर C/D मिलेगा। देखिए, अगर मैं इसमें वापस से योगांतरानुपात नियम अप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा? A + B प्लस A - B, ऊपर में दोनों का योग, नीचे क्या बनेगा? A + B माइनस A - B। अब योगांतरानुपात नियम समानुपात का नियम है, तो बराबर के दोनों साइड अप्लाई होगा। ये देखिए, C + D प्लस C - D, C + D माइनस C - D। अब सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या बना? देखिए, A + B प्लस A - B, A + B बाहर माइनस है तो अंदर वाले का चिन्ह चेंज हो जाएगा। C + D प्लस C - D, C + D माइनस C + D, बाहर माइनस है तो अंदर वाले का चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं B से B कैंसिल होगा, A से A कैंसिल होगा, यहां पे D से D कैंसिल होगा, C से C कैंसिल होगा। तो फाइनली आपको क्या मिलेगा? यहां से A और A 2A, B और B 2B। यहां पे देखिए, C और C 2C, D और D 2D, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। आपको क्या मिला? A/B बराबर C/D। कहने का मतलब, अगर मैं इसमें योगांतरानुपात नियम अप्लाई करूंगा तो आपको यह रिजल्ट मिलेगा, और इसमें अगर मैं योगांतरानुपात नियम अप्लाई करूंगा तो यह सिंप्लीफाई होकर अपने मूल रूप में चला जाएगा। अब आप बोलेंगे, सर कैसे हम पहचानेंगे कि ये वाले प्रश्न में योगांतरानुपात नियम अप्लाई करना है? तो पहचानने का तरीका क्या होगा? आप देख पा रहे हैं A B, मतलब डेटा बिल्कुल सेम है, ऊपर प्लस नीचे माइनस। अगर ऐसा कुछ फॉर्मेट आपको दिखाई दिया तो आपको समझना है उसमें ऑलरेडी योगांतरानुपात नियम लगा हुआ है। अगर किसी ऐसे प्रश्न में जिसमें ऑलरेडी योगांतरानुपात नियम लगा हुआ है, आप वापस से योगांतरानुपात नियम अप्लाई कर देंगे तो वो सिंप्लीफाई होकर अपने मूल रूप में चला जाता है। तो यहां पे क्या करूंगा? इसमें मैं क्या करता हूं? दोनों साइड योगांतरानुपात नियम अप्लाई कर देता हूं। ये देखिए, योगांतरानुपात नियम लगाने पर, योगांतरानुपात नियम लगाएंगे इसमें आप। अब देखिए, A + B अपॉन A - B, इसके जैसा फॉर्मेट दिखाई दे रहा है तो ये क्या बन जाएगा? A/B। सीधे आप लिखेंगे √3 + x डिवाइड बाई क्या? √3 - x। इस प्रकार से सिंप्लीफाई होगा। अगर प्रोसीजर देखेंगे तो ऊपर में दोनों का योग करूंगा और नीचे में दोनों को घटाऊंगा, तो ऊपर में क्या कटेगा? √3 - x कैंसिल होगा, और नीचे में क्या कटेगा? √3 + x कैंसिल होगा। जैसे यहां पे ऊपर में B और B कैंसिल, नीचे में A और A कैंसिल, उसी प्रकार यहां पे होगा। अब दोनों साइड लगाएंगे तो यहां पे देखिए 2 है, 2 के नीचे कुछ नहीं है तो आपने मान लिया 2 के नीचे कितना है? 1। तो ये क्या बन जाएगा? 2 + 1/2 - 1।
समानुपात के नियम समानुपात में अप्लाई होते हैं, मतलब बराबर के दोनों साइड अप्लाई होंगे। तो बराबर के दोनों साइड करेंगे, ऐसा मत करना कि इधर पे किए इधर पे छोड़ दिए। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए वर्गमूल का आपने प्रॉपर्टी पढ़ा होगा, वो प्रॉपर्टी क्या होता है, रूट एम अपॉन रूट एन, ये क्या बन जाता है, रूट एम बाई एन बन जाता है। तो ये हो गया रूट 3 प्लस एक्स अपॉन 3 माइनस एक्स। इधर पे क्या आ जाएगा, 3 बटा कितना, 1, 2 और 1 3, 2 में 1 गया, कितना 1 बचा। अब अगर मैं वर्गमूल को हटाऊंगा तो बराबर के दूसरे साइड क्या लग जाएगा, वर्ग लग जाएगा। तो ये हो गया 3 बटे 1 का वर्ग। सिंप्लीफाई करेंगे 3 प्लस एक्स अपॉन 3 माइनस एक्स इक्वल टू कितना, 3 का वर्ग 9 और 1 का वर्ग 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 1 का 3 में 3, 1 का x में x हो गया, 9 त्रिका 27 माइनस 9x। अब x में 9x को जोड़ दीजिए और 27 में से 3 को माइनस कर दीजिए, कितना आ गया, 10x बराबर 27 में 3 जाएगा 24, तो x कितना आया 24 बटा 10, 2 से काटेंगे कितना आएगा 12 बटा 5। तो x का मान कितना आ जाएगा, 12 बटा 5 आ जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों के लिए आपको योगांतरानुपात नियम पता होना चाहिए। जब डेटा ऊपर नीचे बिल्कुल सेम हो, बीच में केवल चिन्ह का फर्क हो, ऊपर प्लस नीचे माइनस या ऊपर माइनस नीचे प्लस, समझ आ रहा है, तो आपको योगांतरानुपात वापस से अप्लाई करना है। मतलब इसको इसके मूल रूप में आप चेंज कर रहे हैं। ये देखिए, जब आप a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी में योगांतरानुपात नियम अप्लाई करते हैं तो ये क्या बन जाता है, a बाई बी, और ये क्या बन जाता है, c बाई डी। मतलब ये अपने मूल रूप में चला जाता है सिंप्लीफाई होके। तो आपने भी क्या किया, आप देख पा रहे हैं डेटा सेम है, ऊपर प्लस नीचे माइनस, मतलब ऑलरेडी योगांतरानुपात लगा हुआ है। आपने वापस से योगांतरानुपात लगाया, ये सिंप्लीफाई होके अपने मूल रूप में आ गया। इसके बाद वर्गमूल हटाएंगे तो वर्ग लगेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, आसानी से x का वैल्यू आप फाइंड कर पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, व्यापम के बहुत सारे एग्जाम्स में ऐसा प्रश्न बन चुका है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए a प्लस 1 बाई ए, इसका वैल्यू आपको 3 दिया हुआ है। आपको क्या दिया है, a प्लस 1 बाई ए, इसका वैल्यू 3 दिया है। आपसे पूछा क्या है, a का क्यूब प्लस 1 बाई ए का क्यूब। अब इसके लिए एक शॉर्टकट भी होता है, लेकिन वो शॉर्टकट आता कहां से है, पहले उसको समझ लेते हैं। देखिए हो क्या रहा है, a प्लस 1 बाई ए दिया है और a क्यूब प्लस 1 बाई ए क्यूब पूछा है। तो a को बनाना है a का क्यूब और 1 बाई ए को बनाना है 1 बाई ए का क्यूब। इसका मतलब देखा जाए तो a बन रहा है a क्यूब और b क्या बन रहा है, b क्यूब। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें a जो है ये a क्यूब बन जाए और b b क्यूब बन जाए। तो आपको पता है a प्लस b का होल क्यूब, ये होता क्या है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। ये देखिए, ये एक ऐसा फॉर्मूला है जहां पे a बन गया a का क्यूब और b बन गया b का क्यूब। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, दोनों पक्षों में पहले घन कर देता हूं। ये देखिए, दोनों पक्षों में क्या कर दिया, पहले मैं घन कर दिया, मतलब क्यूब कर दिया। क्योंकि मेरे को a प्लस बी का होल क्यूब बनाना है, तो मैंने दोनों पक्षों में जो दिया है, ये देखिए a प्लस 1 बाई ए इक्वल टू 3 दिया है, उसके दोनों पक्षों में मैंने क्यूब कर दिया। अब a प्लस बी के होल क्यूब के जैसा दिख रहा है ये देखिए, a प्लस बी के होल क्यूब के जैसा दिख रहा है। कंपेयर करेंगे तो a के प्लेस पे a है और b के प्लेस पे क्या है, 1 बाई ए। तो फॉर्मूला मैंने लगाया a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b बराबर 3 का क्यूब कितना हो गया, 27। फॉर्मूला a का क्यूब, ये देखिए a का क्यूब प्लस b का क्यूब, b का वैल्यू क्या है 1 बाई ए, तो 1 बाई ए का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b ब्रैकेट में a प्लस b। b का वैल्यू 1 बाई ए है और a का वैल्यू a है। सिंप्लीफाई करेंगे तो a से a कैंसिल हो गया, ये a का क्यूब 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, a का क्यूब a का क्यूब हो जाएगा। यही तो मेरे को चाहिए था, प्लस 3 इंटू a प्लस 1 बाई ए। अब अगर a प्लस 1 बाई ए हट जाएगा तो मेरा काम खत्म हो जाएगा। तो a प्लस 1 बाई ए का वैल्यू कितना दिया है, 3। तो आप क्या करिए, a प्लस 1 बाई ए का वैल्यू कितना पुट कर दीजिए, 3 पुट कर दीजिए। तो ये हो गया 3 इंटू 3। तो यहां से a का क्यूब प्लस 1 बाई ए का क्यूब
प्लस 9 बराबर कितना 27। तो यहां से आपको मिल गया a का क्यूब प्लस 1/a का क्यूब। 27 माइनस 9 कितना आ गया 18। समझ आ रहा है? बहुत आसान स्टेप्स हैं, आप देख सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर पाएंगे आप। अब इसका एक शॉर्टकट क्या बनता है देखेंगे, ये बन जाएगा। ठीक, इसका शॉर्टकट क्या बनता है उस शॉर्टकट को समझेंगे। अब आपको दिया क्या है a प्लस 1/a दिया है कितना 3। आपसे पूछा क्या है a का क्यूब प्लस 1/a का क्यूब। तो आपको क्या करना है, जो दिया है उसका क्यूब करके 3 का उसी में गुणा करके घटा देना है। जो दिया है उसका क्यूब करेंगे और जो दिया है उसमें 3 का गुणा करके घटा देंगे। तो 3 का क्यूब कितना हो गया 27 और 3 त्रिका 9, कितना आंसर आएगा 18। जैसे एक और एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए आपको a प्लस 1/a इक्वल टू 4 दिया है और आपसे पूछा है a का क्यूब प्लस 1/a का क्यूब क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, 4 का क्यूब करेंगे और 3 का 4 में मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे। तो 4 का क्यूब 64 माइनस 12 कितना आएगा आंसर 52 आ जाएगा। क्यूब करना है और 3 का उस संख्या में गुणा करके घटाना है। ऐसा क्यों कर रहे हैं तो आप देखेंगे, ये देखिए 3 का क्यूब 27, ये देखिए ये 27 क्या है 3 का क्यूब। इसमें क्या घटा रहा हूं मैं, तो बार बार फॉर्मूला में ये 3 आएगा ही। ये देखिए बार बार फॉर्मूला में ये 3 आएगा ही। और a प्लस 1/a का वैल्यू वापस से कितना पुट किया मैं 3। तो 3 इंटू 3 को 3 के क्यूब से क्या कर रहा हूं घटा रहा हूं। तो आंसर क्या मिला मेरे को 18। अगर a प्लस 1/a इक्वल टू 4 होता तो यहां पे क्या लिखते आप 4 का क्यूब, यहां पे क्या लिखते आप 64, यहां पे क्या लिखते आप 64, यहां पे 64, यहां पे 64। अब a प्लस 1/a का वैल्यू कितना लिखते हैं यहां पे 4। 3 इंटू 4 को 64 से क्या करते माइनस। तो कहने का मतलब है क्यूब करना है आपको और 3 के साथ उसका गुणा करके घटा देना है। तो आप देख सकते हैं 4 का क्यूब किया माइनस 3 का 4 में गुणा करके घटा दिया। 3 का क्यूब किया और 3 का 3 में गुणा करके घटा दिया। बन जाएगा यहां तक। ठीक, अच्छे प्रश्न हैं। खैर एग्जाम में ये याद नहीं रहता है आपको, एग्जाम में याद केवल यही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, देखिए 8 व्यक्तियों की औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है। क्या बोल रहा है 8 व्यक्तियों की औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है जब 2 व्यक्ति जिनकी आयु 30 वर्ष तथा 34 वर्ष है को अन्य 2 व्यक्तियों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। तो 2 व्यक्तियों की औसत आयु ज्ञात करें। बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक, वापस से एक बार रीड कर रहा हूं, 8 व्यक्ति हैं, उनकी औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है जब 2 व्यक्ति जिनकी आयु 30 वर्ष और 34 वर्ष है को अन्य 2 व्यक्तियों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। तो 2 नए व्यक्तियों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। समझेंगे, सबसे पहली बात तो यह समझिए 8 व्यक्तियों की औसत आयु, ये जो लिखा है 8 व्यक्तियों की औसत आयु, 8 व्यक्तियों की औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है। इसका मतलब क्या है? ठीक, इसका मतलब पहले समझेंगे क्या है। 8 व्यक्तियों की औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है। ये देखिए ये 8 व्यक्ति बैठे हैं, मान लीजिए ये 8 व्यक्ति बैठे हैं, इनकी औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है। अब औसत आयु 3 वर्ष बढ़ने का मतलब क्या है, समझिए इस बात को। मान लीजिए पहले 8 व्यक्तियों की औसत आयु थी x वर्ष, समझेंगे 8 व्यक्तियों की औसत आयु थी x वर्ष, औसत आयु थी x वर्ष। तो यहां से 8 व्यक्तियों की कुल आयु बता सकते हैं आप। तो आप बोलेंगे 8 का औसत अगर x है तो 8 व्यक्तियों की कुल आयु कितनी हो गई 8x। अब क्या बोला 8 व्यक्तियों की औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है, तो 8 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी हो गई। तो आप बोलेंगे 8 व्यक्तियों की औसत आयु हो गई सर x प्लस 3 वर्ष। तो यहां से 8 व्यक्तियों की कुल आयु कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे 8 का गुणा कर दो x प्लस 3 में, तो ये कितना हो गया 8x प्लस 24 वर्ष। एग्जाम में इतना नहीं लिखना है आपको, एग्जाम में कैसे करना है समझाऊंगा अभी, आपको केवल कॉन्सेप्ट पूरा बता रहा हूं। 8 व्यक्तियों की औसत आयु पहले x है, तो 8 व्यक्तियों की कुल आयु कितनी हो गई 8x।
अब 8 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी हो गई? x+3। तो 8 व्यक्तियों की कुल आयु कितनी हो गई? 8x+24। तो यहां से अगर मैं बोलूं कुल आयु में वृद्धि कितना हुआ, कुल आयु में वृद्धि कितना हुआ, तो आप बता सकते हैं सर कुल आयु में वृद्धि कितना हो रहा है? 24 वर्ष का पहले 8x था, अब कितना हो गया? 8x+24, मतलब कुल आयु में 24 वर्ष का वृद्धि हो रहा है। लेकिन एग्जाम में आपको यह वाला पॉइंट लिखने के लिए इतना सब तामझाम नहीं करना है। आप सीधे क्या बोलेंगे? 8 व्यक्तियों की औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है, तो कुल आयु में वृद्धि, कुल आयु में वृद्धि आप सीधे क्या करेंगे? आप बोलेंगे प्रत्येक का 3-3 वर्ष बढ़ा दो, तो कुल आयु में वृद्धि कितना हो जाएगा? 24 वर्ष। ये देखो आप ऐसा करेंगे एग्जाम में, कुल आयु में वृद्धि कितना हुआ? 24 वर्ष। 8 व्यक्तियों की औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है, मतलब कुल आयु में जो वृद्धि होगा वो कितना होगा? 24 वर्ष। औसत का मतलब होता है बराबर वाला हिस्सा। तो 8 व्यक्तियों की औसत आयु 3 वर्ष बढ़ती है, तो प्रत्येक व्यक्ति का 3-3 वर्ष बढ़ा दो, तो कुल आयु में वृद्धि कितना होगा? 24 वर्ष। यहां पे आपने देखा 8 का औसत x है, तो 8 का टोटल हो गया 8x। अब 8 का औसत x+3 है, तो 8 का औसत कितना हो जाएगा? x+3। तो 8 का टोटल कितना हो जाएगा? 8x+24। तो कुल आयु कितना बढ़ा? 24 वर्ष। लेकिन एग्जाम में इतना टाइम आपको नहीं वेस्ट करना है। आप एग्जाम में क्या बोलेंगे? 8 व्यक्तियों की औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है, तो 8 व्यक्तियों की कुल आयु कितनी बढ़ेगी? 24 वर्ष। मतलब क्या हो रहा है? ये 30 वर्ष वाला व्यक्ति है और ये 34 वर्ष वाला व्यक्ति है। ठीक, 30 वर्ष वाला व्यक्ति, 8 लोग बैठे हैं जिसमें इन दोनों की आयु आपको पता है 30 और 34। जब ये 30 और 34 वाले व्यक्ति बैठे थे तब इनकी टोटल आयु थी, ये देखिए ये टोटल आयु है इनकी, कितनी है मेरे को नहीं पता। जब ये 30 और 34 वर्ष वाले दो व्यक्ति इस नाव में या इस कमरे में बैठे थे, तब इस नाव या इस कमरे की टोटल आयु थी, वो टोटल आयु मेरे को नहीं पता है। लेकिन इन दोनों के प्लेस पे जब 2 नए व्यक्ति अंदर आए, ये दोनों बाहर गए और 2 नए व्यक्ति अंदर आए, तो पहले जो टोटल आयु था अब वो कितना बढ़ चुका है? 24 वर्ष बढ़ चुका है। प्रश्न में ये बोला है, मान लो इस कमरे में 8 लोग बैठे हैं, हम 8 लोगों की टोटल आयु है। जब 30 और 34 वर्ष वाले 2 लोग बाहर गए, उनके प्लेस पे 2 अंदर आए, तो उन दोनों के अंदर आने के कारण पहले जो टोटल आयु था, कितना था मेरे को नहीं पता, लेकिन पहले जो टोटल आयु था वो कितना बढ़ गया? 24 वर्ष। इसका मतलब यह हुआ 64 वर्ष बाहर गया, 30 और 34 मतलब कितना? 64 वर्ष टोटल बाहर गया, तो अंदर कितना आया? 64 + 24। समझ आ रहा है? 64 को तो बैलेंस करेंगे ही, क्योंकि पहले जो टोटल आयु थी वो 24 बढ़ी है, तो 64 के साथ कितना एक्स्ट्रा लेके आएंगे? 88। मतलब अंदर आने वाले की कुल आयु कितनी हो जाएगी? आप बता सकते हैं 64 + 24 मतलब कितना? देख लीजिए कितना आ जाएगा? 88 वर्ष। अंदर आने वाले की कुल आयु कितनी हो गई? 88 वर्ष। तो औसत कितना हो जाएगा? 2 लोग हैं तो 88/2, औसत कितना हो जाएगा? 44। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन क्या है? 44 ईयर्स। प्रश्न वही पूछा था, बहुत आसान है। सबसे पहले आप बोलेंगे 8 लोगों की औसत आयु में 3 वर्ष की वृद्धि हुई, तो कुल आयु में कितनी वृद्धि हुई? 24। पहले टोटल आयु था, अब ये टोटल आयु 24 साल बढ़ चुका है। 30 और 34 वाले 2 लोग बाहर गए, मतलब 64 साल बाहर गया, तो अंदर कितना आएगा? 64 + 24 मतलब 88। इसका मतलब औसत कितना हो गया? 44। एग्जाम में केवल इतना करना है आपको। ये देखिए, ये सब बॉक्स बनाने के लिए, समझाने के लिए बना रहा हूं मैं। ठीक, तो आपको केवल क्या करना है? 24 वर्ष आयु बढ़ी है, बाहर गया 64, तो अंदर कितना आएगा? 64 + 24 मतलब 88। औसत कितना हो जाएगा? 44। ठीक, चलिए एक एक पॉइंट आपको समझा रहा हूं, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए 11 संख्याओं का औसत 50 है, प्रथम 6 संख्याओं का औसत 49 तथा अंतिम 6 संख्याओं का औसत 52 है। तो 6वीं संख्या पूछा है, क्या होगी 6वीं संख्या? ठीक, एक बात समझेंगे, जैसे मान लीजिए 5 संख्याओं का योग आपको पता है, समझिए 5 संख्याओं का योग आपको पता है,
इसमें प्रथम तीन मतलब क्या, ए बी सी, प्रथम तीन का योग भी आपको पता है। अंतिम तीन कहने का मतलब क्या, सी डी ई, ये भी आपको पता है। समझेंगे, बहुत आसान है। औसत पूरा दिखता है कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। तो बोल क्या रहा हूं, 5 संख्याओं का योग मान लो आपको पता है, ए बी सी डी ई, इन 5 संख्याओं का योग आपको पता है। इसमें प्रथम 3 संख्याओं का योग ये भी आपको पता है, ए बी सी का योग पता है, अंतिम 3 मतलब सी डी ई का योग भी आपको पता है। अब एक बात समझो, अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं, इन दोनों को मैं जोड़ देता हूं, तो क्या मिलेगा, ए प्लस बी प्लस 2c प्लस डी प्लस ई मिलेगा। क्या मिलेगा, ए प्लस बी प्लस 2c प्लस डी प्लस ई मिलेगा। इन दोनों को जोड़ने पे ये मिला। अब इस योग में से अगर मैं पहले वाले को घटा दूंगा, अगर इस योग में से मैं पहले वाले को घटा दूंगा, तो आप देख पा रहे, ए से ए खत्म, बी से बी खत्म, डी से डी खत्म, ई से ई खत्म, 2c में से सी जाएगा, एक सी बचेगा। उसी को क्या बोलूंगा मैं, तीसरी संख्या बोलूंगा। मतलब इन दोनों के योग में से अगर मैं इसको घटा दूंगा तो मेरे को क्या मिलेगी, तीसरी संख्या सी मिलेगी। वही काम करना है। 11 संख्याओं का औसत 50 है, प्रथम 6 का औसत 49, अंतिम 6 का औसत 52 है, तो 6वीं संख्या पूछा है। तो आप क्या करना, देखो प्रथम 6 का औसत 49 है, तो प्रथम 6 का योग क्या हो जाएगा, 6 इंटू 49। अंतिम 6 का औसत कितना है, ये देखिए दिया है, अंतिम 6 का औसत 52 है, तो अंतिम 6 का योग कितना हो जाएगा, 6 इंटू 52। इसमें से क्या करूंगा, 11 संख्याओं के योग को घटाऊंगा। 11 संख्याओं का योग मतलब 11 इंटू 50, इसको घटाऊंगा तो क्या मिलेगा मेरे को, 6वीं संख्या मिलेगी। 6वीं संख्या मिलेगी। समझ आ रहा है। एबीसी मान के करना है तो 11 संख्याएं मान लो, आपको और क्लियर दिख जाएगा। बाकी समझा दिया हूं, इन दोनों के योग में से पहले वाले को घटाऊंगा तो क्या मिलेगी, 6वीं संख्या। 6 नवा 54, 6 चौको 24 और 5 29, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30 और 1 31, 11 पचे 55, 550 जोड़ दो, 4 2 6, 9 और 1 10, 3 2 5 1 6। इसमें से 550 को घटा दो तो आपको क्या मिलेगा, 6 और 10 में 5 गया 5, 56 मिलेगा। देख लीजिए ऑप्शन में 56 है क्या, बिल्कुल है। एकदम दिखना चाहिए औसत। समझ आ रहा है, सारा कुछ एकदम दिखना चाहिए आपको। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक शहर की जनसंख्या 8000 थी, ठीक, एक शहर की जनसंख्या 8000 थी। एक वर्ष में पुरुषों की संख्या 10% तथा महिलाओं की संख्या 8% बढ़ जाती है, लेकिन कुल जनसंख्या 9% बढ़ती है। तो शहर में पुरुषों की संख्या कितनी थी, तो शहर में पुरुषों की संख्या कितनी थी शुरुआत में पूछा है। अब छोटा सा एक आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि प्रारंभिक मान अगर x है, प्रारंभिक मान अगर x है, इसमें मैं 10% की वृद्धि करता हूं तो x का 110%, ये क्या होगा, ये नया मान होगा। ये क्या होगा, नया मान होगा। प्रारंभिक मान x है, इसमें मैं 10% की वृद्धि करता हूं तो नया मान क्या होगा, x का 110%। अगर मैं केवल x का 10% लिखता हूं तो ये क्या बताएगा, ये केवल वृद्धि को बताएगा। ये केवल वृद्धि को बताएगा। x का 110% नए मान को बताएगा और x का 10% वृद्धि को बताएगा। x में 10% का वृद्धि किया तो x का 110% नया मान को बता रहा है कि नया मान वृद्धि होने के बाद कितना हो जाएगा, x का 110% और x का 10%, ये केवल वृद्धि को बताता है। तो यहां पे प्रश्न में क्या बोला है, देखिए एक शहर की जनसंख्या 8000 थी। चलिए इसको करते हैं सॉल्व, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जनसंख्या कितना दिया है, 8000। अब पुरुषों की संख्या में 10%, तो मान लीजिए पुरुष कितने हैं, तो मान लीजिए पुरुष हैं x, तो महिलाएं कितनी हो जाएंगी, तो महिलाएं हो जाएंगी 8000 माइनस x। ठीक, सिंपल सी बात है। अगर 8000 में पुरुष x हैं तो महिलाएं हो जाएंगी 8000 माइनस x।
पुरुषों की संख्या में 10% और महिलाओं की संख्या में 8% वृद्धि होती है। इसमें 10% वृद्धि होती है एक साल में और महिलाओं की संख्या में 8% वृद्धि होती है एक साल में। और जनसंख्या में 9% वृद्धि होती है, 9% वृद्धि होती है। अब एक बात समझो, केवल वृद्धि को लेके बना लो, सबसे आसान। देखो पुरुषों की संख्या में कितना वृद्धि हुआ, तो x का 10%, अभी समझाया था। ये क्या शो करेगा, पुरुषों की संख्या में वृद्धि को। महिलाओं की संख्या में वृद्धि कितना, तो 8000 माइनस x का 8%, ये क्या बता रहा है, महिलाओं की संख्या में वृद्धि। और पॉपुलेशन कितना बढ़ गया, तो 8000 का 9%, ये जनसंख्या में वृद्धि। ये बता रहा है पुरुषों की संख्या में वृद्धि, ये महिलाओं की संख्या में वृद्धि, और ये बता रहा है जनसंख्या में वृद्धि। सिंप्लीफाई करते हैं, ये कितना आ जाएगा, 10x बटा 100, ये 64,000 माइनस 8x बटा 100, और ये कितना आ जाएगा, देखिए 9 8 72, कितना आ जाएगा, 720। सिंप्लीफाई करेंगे, आधार समान है तो 100 ले लीजिए, 10 में 8 गया 2x प्लस 64,000 बराबर कितना, 720। तो 2x बराबर कितना आ जाएगा, 72,000 में से 64,000 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा भाई, 8,000। तो x का मान कितना हो जाएगा, 4,000। x का मान क्या हो जाएगा, 4,000। तो ऑप्शन देख लीजिए क्या आ जाएगा, 4,000। वृद्धि को लेके बनाइए, सबसे आसान काम है। नए मान को लेके भी बना सकते हैं, लेकिन नए मान को लेके बनाएंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ हो जाएगा। यहां पे लिखना पड़ेगा x का 110% प्लस 8,000 माइनस x का 108% और 8,000 का 109%। एक साल के बाद पुरुष कितने हो गए, अगर ऐसा लिखते हैं आप, ये देखिए अगर आप ऐसा लिखते, समझेंगे भाई, x का 110%, तो ये क्या बताएगा, एक साल के बाद पुरुष इतने हो गए हैं, प्लस 8,000 माइनस x का 108%, तो ये क्या बताएगा, एक साल के बाद महिलाएं इतनी हो गई हैं। तो जनसंख्या एक साल के बाद कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 8,000 का 109%। ऐसा भी इक्वेशन आप लिख सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा। ये बता रहा है एक साल के बाद पुरुष इतने हो गए, ये बता रहा है एक साल के बाद महिलाएं इतनी हो गई, और ये बता रहा है एक साल के बाद जनसंख्या इतनी हो गई। जबकि यहां पे आपने क्या लिखा, एक साल में पुरुषों की संख्या में वृद्धि कितनी हुई, एक साल में महिलाओं की संख्या में वृद्धि कितनी हुई, और एक साल में जनसंख्या में वृद्धि कितनी हुई। तो वृद्धि को लेके भी बना सकते हैं और नए मान को लेके भी बना सकते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने। एक व्यक्ति का वेतन 25% कम कर दिया जाता है और फिर घटाए गए वेतन को पुनः 25% बढ़ा दिया जाता है, तो आरंभिक वेतन की तुलना में उसका नया वेतन क्या है। सेम है, 6.25% कम है, 6.25% ज्यादा है, 0.625% कम है। तो ऐसा प्रश्न बार बार पूछा जाता है। तो आपने पढ़ा होगा क्लास में भी, जब आपको 2% दिए रहते हैं तो एक तरीका तो यह है कि प्रतिशत परिवर्तन का फॉर्मूला यूज कर लीजिए। प्रतिशत परिवर्तन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, जब भी आपको 2% दिया रहेगा तो पहला प्रतिशत प्लस दूसरा प्रतिशत प्लस पहला प्रतिशत इंटू दूसरा प्रतिशत बटा 100। यहां पे ध्यान ये देना है, वृद्धि को हमेशा आप पॉजिटिव लिखते हैं और कमी को हमेशा आप नेगेटिव लिखते हैं। ठीक, अब पहला प्रतिशत क्या है, कमी का, तो उसको लिखेंगे माइनस का 25, दूसरा प्रतिशत वृद्धि का तो प्लस का 25, दूसरा प्लस का 25, पहला माइनस का 25। ये देखिए पहला माइनस का 25, दूसरा प्लस का 25, डिवाइड बाई कितना 100। तो ये तो कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा 0, और ये कितना हो गया माइनस 625 बटा 100, तो माइनस 6.25, माइनस क्या शो कर रहा है 6.25% की कमी। माइनस क्या शो करेगा 6.25% की कमी को शो करेगा। ठीक, बन जाएगा यहां तक। अब देखिए इसका एक प्रोसीजर भी है, इसका एक प्रोसीजर भी है।
प्रोसीजर क्या है, आप मान लेंगे आरंभिक मान कितना है 100, आरंभिक मान कितना है 100 है, आप मान लेंगे। ठीक, आरंभिक मान 100 है, या आरंभिक वेतन बोल दो, जो भी बोला है, वेतन बोला है तो वेतन मान लो। आरंभिक वेतन कितना है 100। अब इसमें क्या किया गया, 25% का कमी किया गया, तो 100 का 75% हो गया। 25% का कमी तो 100 का 75%। अब इसमें 25% का वृद्धि तो इसका 125%। ये क्या मिल गया आपको, नया वेतन। बहुत आसान से कॉन्सेप्ट हैं। तो आरंभिक वेतन 100 माने, 100 में 25 का कमी तो 100 का 75%, इसमें 25 का वृद्धि तो इसका 125%। सिंप्लीफाई करो, ये देखो 100 से 100 काट दो, 25 पचे 125, 25 चौको 100, 5 पचे 25, 5 सत्ते 35 और 2 37। ये देखिए 4 से कट करेंगे, 4 नवा 36, कितना आएगा 4 नवा 36, 1 और 5, 4 त्रिका 12, 3 और दशमलव के बाद 0, 93.75 ये आएगा। 93.75 आने का मतलब क्या हुआ, तो 100 रुपया से वेतन अगर 93.75 हो गया, इसका मतलब 6.25% का क्या आ रहा है, कमी आ रहा है। सिंपल सी बात है, 100 रुपया से वेतन हो गया 93.75, इसका मतलब क्या है 6.25% का क्या हो गया, कमी हो गया। जैसे 100 रुपए से अगर आपका वेतन हो गया 90 रुपया, इसका मतलब 10% का क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। तो 100 रुपया से वेतन अगर 93.75 हो गया, मतलब 6.25% का क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। तो या तो प्रोसीजर से बनाइए, या तो आप क्या करिए, प्रतिशत परिवर्तन का फॉर्मूला अप्लाई करिए। पहला प्रतिशत प्लस दूसरा प्लस पहला इंटू दूसरा बटे 100, वृद्धि को पॉजिटिव और कमी को आप नेगेटिव लिखेंगे। तो पहला परसेंट माइनस का 25, दूसरा प्लस का 25, पहला माइनस का 25, दूसरा प्लस का 25, तो माइनस 25 प्लस 25 कैंसिल हो गया। 25 का स्क्वायर 625 बटा 100, 2 अंक के बाद दशमलव, माइनस 6.25, माइनस क्या शो कर रहा है, उसके वेतन में कमी हुई। कितनी कमी, तो 6.25% की कमी। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो दोनों तरीके हैं आपके पास, आपको जिससे करना है आप उससे प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार का आप मान के चलिए आपको पेपर मिलेगा पटवारी का, यदि क्रमागत छूट 20%, 10% और 5% हो तो छूट की एकल समतुल्य दर क्या होगी। ठीक, समझेंगे। क्रमागत छूट का मतलब क्या होता है, देखिए जैसे प्रारंभिक मान को मैं 100 मान लेता हूं, प्रारंभिक मान को 100 मान लेता हूं। अब आप सोच रहे होंगे सर प्रारंभिक मान को कब कब 100 मानते हैं, प्रारंभिक मान को कब कब 100 मानते हैं, तो जब कभी भी आपको प्रतिशत में पूछा हो आंसर, प्रतिशत में आंसर पूछा होगा। जैसे इससे पहले वाले प्रश्न में भी आप देख पा रहे हैं प्रतिशत में पूछा है आपको, कितने प्रतिशत की वृद्धि, कितने प्रतिशत की कमी। तो जब कभी भी प्रतिशत में आपसे पूछेगा तो आप आरंभिक मान को 100 मान सकते हैं। और 100 मानना थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि 100 रुपए से वेतन हो गया 93.75, मतलब 6.25% का कमी हो गया। 100 रुपए से वेतन हुआ 90 रुपया, मतलब 10% का कमी हो गया। तो 100 रुपए मानना थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो यहां पे क्या बोल रहा है, क्रमागत छूट। अब क्रमागत छूट का मतलब क्या होता है, देखो 100 रुपया में आरंभिक मान कितना मान लिया 100, इसमें 3 क्रमागत छूट 20%, 10% और 5% का आप दे रहे हैं। तो प्रारंभिक मान 100 हो गया, तो नया मान क्या आएगा, इस बात को समझिए। 100 रुपया में 20% का छूट दिया, मतलब 100 रुपया में 20% का कमी हो गया, तो नया मान कितना आया, 100 का 80%। 100 रुपया में 20% का छूट मतलब 20% का कमी, तो 100 का 80%। अब इस नए मान में 10% का छूट, तो इसका कितना हो गया 90%, ये आ गया नया मान। ये देखिए, ये होता है क्रमागत छूट। मतलब पहले 100 रुपया में 20% का छूट दिया, जितना रुपया आया अब उसमें 10% का छूट दिया, तो उसका 90%। अब इस नए मान में 5% का छूट देंगे, तो उसका कितना हो गया 95%। ये होता है क्रमागत छूट का मतलब। अब देखो कितना आया, 100 रुपया में 3 क्रमागत छूट मैंने दिया, सिंप्लीफाई करो, 100 से 100 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा 9 8 72, 72 इंटू 95 बटा 100, मल्टीप्लाई कर दो,
72 इंटू 95 कितना आएगा? 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और 1 36, 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63 और 1 64, कितना आया देखिए? 8 और 6 14, 68.40, ठीक 68.40। तो 68.40 आएगा ये, क्योंकि नीचे क्या है? 2 जीरो, तो 2 अंक के बाद क्या लगा दूंगा? दशमलव। कुछ बच्चे बोलेंगे सर 9 से 5 से काट दीजिए 19 और नीचे कितना आएगा? 20। काट सकते हो, आपका मन है, लेकिन नीचे मेरे को 2 जीरो दिखाई दिया तो मैंने सीधे क्या किया? ऊपर वाले को गुणा किया और 2 अंक के बाद दशमलव लगा दिया, तो 68.40। कहने का मतलब है 100 रुपए उसके ऊपर लिखा हुआ था, प्राइस 100 रुपए था, उसमें मैंने 3 क्रमागत छूट दी, 3 क्रमागत छूट दी, तो सामान बिका कितने का? 68.40 का। प्रारंभिक मान 100 था, अंतिम मान कितना हो गया? 68.4। अगर एक समतुल्य छूट देनी है मेरे को, समतुल्य का मतलब जो प्रभाव ये तीनों छोड़ रहे हैं वही प्रभाव वो सिंगल छूट भी छोड़नी चाहिए, वो सिंगल बट्टा वही प्रभाव छोड़ेगा। तो सिंगल बट्टा कितने का देंगे? 100 माइनस 68.4 मतलब कितना? 31.6% का। क्योंकि 100 रुपए में अगर आप 31.6% का डिस्काउंट देंगे तो भी सामान कितना में बिकेगा? 68.40 में बिकेगा। 100 रुपए मानने का यह फायदा होता है। जैसे 100 रुपए मान लीजिए आपने माना, प्रारंभिक मान और नया मान कितना आया? 70। तो 100 रुपए का सामान 70 में बिका, 3 क्रमागत छूट देने के बाद एक सिंगल डिस्काउंट देना होता तो मैं कितने का देता? 30% का, क्योंकि 100 रुपए में 30% का डिस्काउंट देने के बाद भी सामान कितने का बिकता? 70 का बिकता। तो प्रारंभिक मान मानने से यह फायदा हो जाता है। प्रारंभिक मान अगर मान लो 100 रुपया है और अंतिम मान मतलब नया मान आपके पास आया कितना? 60, तो 100 रुपए का सामान 3 क्रमागत छूट देने के बाद 60 में बिका, तो एक सिंगल छूट कितने का देते आप? 40% का देते। तो उसी प्रकार यहां पे 100 रुपए लिखा हुआ था किसी प्राइस के ऊपर, सॉरी किसी सामान के ऊपर, उस पे 3 क्रमागत छूट मैंने दिया तो सामान बिका कितने का? 68.4। तो एक सिंगल डिस्काउंट कितने का देते आप? 31.6% का। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए आ जाएगा। ठीक, तो जितना हो सकता है सारे कॉन्सेप्ट आपको साथ में बता रहा हूं, कोई तकलीफ ना हो आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति एक मेज को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह मेज को 5% कम मूल्य पर खरीदता और 80 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 20% का लाभ होता। तो मेज का लागत मूल्य ज्ञात करें। सेम ऐसा ही प्रश्न अभी फूड इंस्पेक्टर के एग्जाम में पूछा गया था। देखिए बोल क्या रहा है, मान लीजिए मेज का क्रय मूल्य कितना है? x रुपए में मेज को खरीद के लाया वो। अब x रुपए में मेज को खरीद के लाया, इसको बेचा कितने प्रतिशत लाभ पर? 10% लाभ पर बेच दिया। तो मेज बिका कितने में? तो आप बोलेंगे 10% लाभ का मतलब क्या हुआ? क्रय मूल्य को 10% बढ़ा दो। फालतू के फॉर्मूले छोड़ दो आप कि विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ का परसेंट बटा 100। लाभ का मतलब क्या हुआ? आपने x रुपए में सामान खरीद के लाया, इस पे 10% का लाभ लेके इसको बेच दिया, मतलब आपने इसके प्राइस को 10% बढ़ा दिया है। यही तो मतलब हुआ। मान लो 100 रुपए में खरीद के लाया, 20% प्रॉफिट लेके बेच दिया, मतलब इसके प्राइस को मैंने 20% बढ़ा दिया है। उसी प्रकार x रुपए में सामान खरीद के लाया, 10% प्रॉफिट लेके बेचने का मतलब सामान बिकेगा कितने में? x का 110% में। अब क्या बोला? यदि वह मेज को 5% कम मूल्य पर खरीद कर, इमेजिन कर रहा है मेज को खरीद के कितने में लाया था? x रुपए में। अब बोल रहा है 5% कम पर खरीदा होता, 5% कम पर खरीदा होता, मतलब मेज को खरीदा कितने में? x का 95% में मेज को वो खरीदा है। अब समझ आ रहा है? x के 95% में मेज को खरीदा है अब, और बेच कितने में रहा है? 80 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 20% का लाभ होता, मतलब यहां पे 20% का लाभ होगा। तो इस पे 20% का लाभ लगा दीजिए, तब जाके इसको जो प्राइस यहां पे मिलेगा, ये प्राइस क्या होगा? 80 रुपया अधिक होगा, 80 रुपया अधिक होगा। ये समझना है आपको।
x रुपए का सामान खरीद कर 10% प्रॉफिट पे बेच दिए तो सामान बिका कितने में, x का 110% में। अब बोल रहा है सामान को 5% कम पर खरीदा होता, मतलब सामान को खरीदा कितने में, x के 95% में, बेचा कितने में, 20% लाभ पर। ये देखो x का 95% इस पे सामान को खरीद के लाया है और बेच रहा है 20% लाभ पर, मतलब x का 95% को कितना बढ़ा दो, 20%, तब जाके उसको 80 रुपया अधिक मिलता। अधिक का मतलब क्या हुआ, यहां पे जितना रुपया मिल रहा था उससे 80 रुपया अधिक। अधिक और कम बोला है, मतलब कंपेयर कर रहा है, यहां पे जो पैसा उसको मिल रहा है ये 80 रुपया अधिक है। कौन से विक्रय मूल्य से, ये वाले विक्रय मूल्य से। इसको सिंप्लीफाई करो पहले, 5 से काट दो 19 और ये कितना आ जाएगा, 20 कटेगा ना, 19 और ये 20, 20 से काट दो, 20 छिका 120 तो कितना आ जाएगा, 19 छिका 114x बटा 100। अब दोनों का अंतर कितना दिया है, ये देखिए 114x बटा 100 माइनस 110x बटा 100, दोनों का अंतर कितना दिया है, 80। तो यहां से निकाल लो 4x बटा 100 बराबर 80, 4 से कट करोगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 2000। तो ऑप्शन में देख लीजिए 2000 दिया है क्या, बिल्कुल दिया हुआ है। 80 रुपया अधिक में सामान बेच रहा है यहां पे, इसका मतलब यहां पे सामान 100 में बेचा है तो यहां पे 180 में, यहां पे 200 में तो यहां पे 280 में, यहां पे 500 में तो यहां पे 580 में, मतलब दोनों विक्रय मूल्य का अंतर कितना है, 80 रुपए है। दोनों विक्रय मूल्य का अंतर कितना है, 80 रुपए। सिंप्लीफाई करके x निकाल लेना। तो बहुत अच्छे प्रश्न हैं, आप फॉर्मूले पढ़ेंगे तो कंफ्यूज होंगे। आपने सीधे क्या बोला, x में सामान खरीद के लाया, 10% लाभ पर बेचा, मतलब सामान इतने में बिक गया। अब इमेजिन कर रहा है 5% सामान को कम पर खरीदता, सामान को 5% कम पर खरीदता। जैसे मान लो आपने 100 रुपया में सामान खरीदा, अब मैं बोला 5% कम पर सामान खरीदते, मतलब सामान को खरीदते कितने में आप, 95 में। तो उसी प्रकार x में सामान को खरीदा, अब सामान को 5% कम पर खरीदता हूं, मतलब सामान को खरीद के लाया x के 95% में और बेचा कितने में, 20% लाभ पे। तो सामान को इतने में बेचा और ये जो प्राइस है ये 80 रुपया क्या है, अधिक, किससे, पहले वाले से। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कुछ दूरी तय करता है और वह 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। यदि इसे तय करने में कुल 2 घंटे 20 मिनट का समय लगता है तो दूरी बताइए कितनी है। ठीक, अच्छा प्रश्न है। देखिए बोल क्या रहा है, एक दूरी है, इसको मान लेता हूं कितना, x किलोमीटर। जाते समय उसका चाल कितना है, तो आपको दिया है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और आते समय उसका चाल कितना है, तो आपको दिया है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। जाने और आने में समय कितना लगा, 2 घंटा 20 मिनट। जाने और आने में जो उसको समय लगा है ये 2 घंटा 20 मिनट का समय लगा है। जाने और आने में जो समय लगा है वो समय कितना है, 2 घंटा 20 मिनट। आप चाहें तो इसको घंटे में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि दिक्कत कर रहा है ये, तो 20 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करेंगे, ये देखिए कन्वर्ट हो जाएगा ना, 2 ऑलरेडी घंटे में है, 20 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करूंगा तो 20 बटा 60 घंटा कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 और 1 7 बटा 3 घंटा। कुल समय आपको कितना दिया है, 7 बटा 3 घंटा। 2 घंटा 20 मिनट है, आपको पता है 1 घंटा में कितना मिनट होता है, 60 मिनट, या 1 मिनट में कितना घंटा होता है, 1 बटा 60 घंटा। तो यहां पे 20 मिनट में कितना घंटा होगा, 20 बटा 60 मतलब 1 बटा 3, तो कुल समय कितना आया, 7 बटा 3। जब कभी भी आपको कुल समय देगा तो कंफर्म है आपसे क्या पूछेगा, दूरी ही पूछेगा। वो कैसे निकालेंगे, तो समय को ब्रेक कर देना। कैसे ब्रेक करोगे, समय बराबर क्या होता है, पहले तो समझो, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। ये आपने फॉर्मूला बचपन से रटा होगा। कुल समय दिया है, इसको ब्रेक कर देना। कैसे ब्रेक करोगे, जाने का समय प्लस वापस आने का समय। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार सेम प्रश्न पूछे गए हैं। तो जाने का समय क्या हो जाएगा, x किलोमीटर गए हो 12 के चाल से, आने का समय x किलोमीटर आए हो 9 के चाल से। तो ये क्या लिखा है, जाने का समय, इसका यूनिट क्या है, घंटा है।
x किलोमीटर में है और 12 किलोमीटर प्रति घंटे में है। तो ये जो समय लिखा है ये है क्या, ये समय है। ये देखिए x किलोमीटर जाने में समय कितना लगेगा, चाल 12 है तो समय लगेगा x बटे 12। x किलोमीटर आने में समय कितना लगेगा, चाल 9 है तो x बटा 9 बराबर कितना, 7 बटा 3। ठीक, सिंप्लीफाई कर लो। 9 और 12 कैल्सियम कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। 12 चौको 36, सॉरी 12 तिया 36, 12 तिया 36 और 9 चौको 36। ये देखिए सिंप्लीफाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 4 और 3 7, 7 से 7 कैंसिल, 3 से कितने बार में, 12 बार में। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 12। किसमें आएगा, किलोमीटर में। तो बता दीजिए पूछा क्या है, देखिए दूरी पूछा है तो दूरी कितना हो जाएगा, 12 किलोमीटर। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब भी आपको कुल समय दिया रहेगा, जब भी आपको कुल समय दिया रहेगा तो आपको क्या करना है, समय को ब्रेक करना है। जाने का समय प्लस आने का समय, समय होता है दूरी बटा चाल। x किलोमीटर 12 से तय किया हूं तो समय कितना लगेगा, x बटे 12। x किलोमीटर 9 से तय किया हूं तो समय कितना लगेगा, x बटे 9। अब ये समय किसमें है, घंटे में। क्यों, क्योंकि x जो है ये किलोमीटर में है और 12 जो है ये किलोमीटर प्रति घंटे में है। तो जो समय आएगा वो किसमें आएगा, घंटे में। इसी कारण राइट हैंड साइड वाले को भी घंटे में आपने कन्वर्ट किया है। इतना सा लिखना है बस आपको, जाने का समय प्लस आने का समय बराबर कुल समय। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसी नाव की चाल धारा के अनुकूल मतलब डाउन स्ट्रीम, अनुकूल मतलब डाउन स्ट्रीम। ध्यान रखिएगा भाई, अनुकूल और प्रतिकूल को लेके डाउट होता है हिंदी में, इंग्लिश पढ़ लेना। डाउन स्ट्रीम, किसी नाव की चाल धारा के अनुकूल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के विपरीत 15 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में नाव को कुल कितना समय लगेगा, नाव को कुल कितना समय लगेगा। ये जो दिया है आपको, नाव की चाल धारा के अनुकूल, इसका मतलब आपको धारा की दिशा में, मतलब नाव जा रही है u किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और धारा भी इसी दिशा में बह रही है v किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। u क्या है, शांत जल में नाव की चाल, नाव चुपचाप u से जा रही है, धारा भी बहने लगी v से, तो धारा की दिशा में नाव की चाल क्या हो जाएगी, u प्लस v हो जाएगी। यही u प्लस v का वैल्यू आपको प्रश्न में कितना दे दिया है, 15 दे दिया है, और धारा का चाल कितना दिया है, 3। तो u प्लस v का वैल्यू आपको 15 प्रश्न में दिया है। धारा की दिशा में, धारा के अनुकूल, डाउन स्ट्रीम, तो u प्लस v क्या है, धारा की दिशा में नाव की चाल, u प्लस v। अब यहां पे v का वैल्यू, ये देखिए धारा की चाल दिया है 3, तो यहां से आप u निकाल लीजिए। धारा की चाल दिया है 3, तो u यहां से कितना आ जाएगा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो u का वैल्यू मिल गया 12 और v आपको प्रश्न में ऑलरेडी दिया हुआ है कितना, 3। ये देखिए अब पूछा क्या है प्रश्न में, तो बोल रहा है धारा के विपरीत 15 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 15 किलोमीटर दूरी तय करने में नाव को कुल कितना समय लगेगा। तो धारा के विपरीत देखो, समय वही होता है, समय होता है दूरी बटा चाल, समय होता है दूरी बटा चाल। तो धारा के विपरीत 15 किलोमीटर दूरी तय करने में चाल कितना हो जाएगा, विपरीत है तो चाल हो जाएगा कितना, u माइनस v। और धारा के अनुकूल, अनुकूल मतलब धारा की दिशा में 15 किलोमीटर, तो यहां चाल कितना हो जाएगा, 12 प्लस 3। सिंपल सी बात है, धारा की दिशा में चाल होगा u प्लस v और धारा की विपरीत दिशा में चाल होगा u माइनस v। तो ये समय है धारा की विपरीत दिशा का और ये समय है धारा की दिशा का। सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये कितना आ गया 15/9 और ये कितना 15/15, तो ये तो आ गया 1 और ये कितना आ गया 3 तिया 9, 3 चौको सॉरी 3 पचे 15। सिंप्लीफाई करिए तो 5 प्लस 3 डिवाइड बाई 3, 8/3 घंटा। ऑप्शन देखिए क्या दिया हुआ है, 8/3 घंटा। अब ये घंटा और मिनट में दिया है तो 8/3 घंटा को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, 3 से भाग दिया, 3 दूनी 6, इसको मैं 2 से ही 2/3 घंटा लिख सकता हूं ना। ये 2 आ गया यहां पे, ये 2 आ गया ऊपर, 3 आ गया नीचे।
अब ये 2 घंटा पूरा पूरा है और इस 2/3 घंटे को मिनट में कन्वर्ट कर दिया तो आप देख पा रहे हैं कितना आ जाएगा, 2 घंटा और 40 मिनट। बहुत आसान है, आपको u प्लस v दिया था और v दिया था तो आपने u निकाला। धारा की दिशा में 15 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, समय दूरी बटा चाल। आपको ध्यान ये रखना है कि धारा की दिशा में चाल होती है u प्लस v और धारा की विपरीत दिशा में चाल होगी u माइनस v। तो 15 किलोमीटर विपरीत दिशा में जाने में कितना समय लगेगा, 15 बटे u माइनस v। 15 किलोमीटर धारा की दिशा में जाने में कितना समय लगेगा, 15 बटे u प्लस v। तो 15/9 प्लस 15/15 सिंप्लीफाई करने में 8/3 घंटा आया। इसको घंटे और मिनट में कन्वर्ट कर लिया, 2 घंटे 40 मिनट। एक एक मिनट में आसानी से ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं आप। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक निश्चित राशि 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाई जाती है और ब्याज वार्षिक जोड़ा जाता है। इससे 12,100 रुपए मिश्र धन प्राप्त होता है, तो राशि क्या है। बहुत आसान प्रश्न है, तो आपको मिश्र धन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। जब ब्याज की गणना वार्षिक की जाती है तो मिश्र धन का फॉर्मूला बनता है P1 + R/100 का पावर n। ठीक, ध्यान रखिएगा मिश्र धन की बात हो रही है तो यह मिश्र धन का फॉर्मूला बनता है। अब यहां पे मिश्र धन कितना दिया है, 12,100। P आपको नहीं पता है, पूछा है ना, ये देखिए राशि पूछा है कितनी उधार दी गई, मतलब मूलधन। दर कितना दिया है 10 और समय कितना दिया है 2। सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये हो गया 12,100, 0 से 0 कैंसिल तो 1 + 1/10 का होल स्क्वायर। तो 12,100 ये हो गया 11/10 का पावर में 2, मतलब 11/10 इंटू 11/10। तो P का वैल्यू आ जाएगा 12,100 गुड़ा 10 गुड़ा 10 बटा 11 गुड़ा 11 आ जाएगा। 10 और 10 ऊपर, 11 और 11 नीचे। 11 से 11 बार में कैंसिल होता है भाई, 11 से 1 बार में कितना आ जाएगा, ये देख पा रहे हैं 10,000 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करिए 100 गुड़ा 100 कितना आ जाएगा 10,000। आसान प्रश्न है ये, आसानी से आंसर बता सकते हैं। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या दिया देखिए, 1550 रुपए की धनराशि का कुछ भाग, 1550 रुपए की धनराशि का कुछ भाग 5% तथा शेष 8% की साधारण ब्याज दर से दिया। 3 वर्ष बाद उसे 300 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं। तो 5% तथा 8% पर दी गई राशि का अनुपात बताइए क्या है। 5% और 8% पर दी गई राशि का अनुपात क्या है। देखिए 1550 रुपए है, इसको 2 भाग में उधार दिए हैं आप, 2 भाग में आप उधार दिए। मान लो पहले भाग में आपने P रुपया दिया तो दूसरे भाग में कितना देंगे आप बता सकते हैं ना, 1550 माइनस P। कितना आसान है, 1550 रुपए को 2 भाग में आपने उधार दिया है। अगर P रुपए किसी एक व्यक्ति को दिए तो दूसरे को कितना देंगे, 1550 माइनस P देंगे। अब कुछ भाग 5% पर, तो ये भाग मान लो 5% पर और शेष 8% पर। 3 वर्ष के लिए, तो ये हो गया 3 वर्ष और ये भी कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। कुल ब्याज कितना है 300 रुपए। ये देखिए सारा कुछ क्लियर कर दिया, कुल ब्याज मिलता है 300 रुपए। अब ब्याज कैसे बताएंगे, तो आपको पता है P रुपए का 5% की दर पे 3 साल का ब्याज कितना होगा, इतना ही तो होगा। उसी प्रकार 1550 माइनस x या 1550 माइनस P रुपए का 8% की दर पे 3 साल का ब्याज बराबर कितना, 300। ब्याज का फॉर्मूला आपको याद होगा, ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। तो P रुपया 5% दर पे 3 साल के लिए ब्याज क्या होगा, P इंटू 5 इंटू 3 बटा 100। 1550 माइनस P 8% की दर पे 3 वर्ष के लिए, तो 1550 माइनस P गुणा 8 गुणा 3 बटा 100। कुल ब्याज कितना है 300। तो कुल ब्याज मिला तो ब्याज का योग कर दो, कुल समय दिया है तो समय का योग कर दो, कितना आसान हो जाएगा। कुल ब्याज दिया है तो ब्याज का योग कर दिया, यहां पे ब्याज का फॉर्मूला। कुल समय दिया था तो समय का योग कर दिया, वहां पे समय का फॉर्मूला। सिंप्लीफाई करके P निकाल लो, P मिल जाएगा तो बता देना
कितना रुपया 5% पे और कितना रुपया 8% पे, उसके बाद उसका अनुपात निकाल लेना। तो अगर वीडियो को देख रहे हैं तो इसको कैलकुलेट करके आप बताएंगे क्या ऑप्शन होगा। पी निकालना है, यहां से सिंप्लीफाई करना, पी निकालना और बताना कितना आंसर होगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। यदि 4 पुरुष और 6 महिलाएं किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 7 महिलाएं उसे 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 10 महिलाएं उसे कितने दिन में पूरा करेंगी। ठीक, अब समय और कार्य का प्रश्न है ये, तो आपको समय और काम के इस प्रकार के प्रश्नों के लिए एक रिजल्ट ध्यान रखना है, m1 d1 by w1 m2 d2 by w2 इक्वल टू m3 d3 by w3। अब बोला क्या है, 4 पुरुष और 6 महिलाएं, तो सबसे पहली बात आप इसको जोड़ के 10 नहीं बोल सकते, क्योंकि पुरुष और महिलाओं की कैपेसिटी अलग अलग होती है। तो आप यहां पे क्या लिखेंगे, 4 पुरुष, तो पुरुष को मैन बोल दीजिए और महिलाओं को वुमेन बोल दीजिए। तो 4 पुरुष और 6 महिलाएं किसी काम को कितने दिन में खत्म करती हैं, 8 दिन में। तो m1 का वैल्यू हो गया 4m + 6w, d1 का वैल्यू हो गया 8। जबकि 3 पुरुष और 7 महिलाएं, 3 पुरुष ये देखिए और 7 महिलाएं उसी काम को 10 दिन में पूरा करती हैं। ये देखिए उसी काम को 10 दिन में पूरा करेंगी। तो 10 महिलाएं, देखिए तो बोला क्या है, 10 महिलाएं उसे कितने दिन में पूरा करेंगी। मतलब ये जो क्वेश्चन मार्क है इसके प्लेस पे आप क्या लिख दो, ज्यादा बेहतर होगा इसके प्लेस पे आप लिख दो d3। ये d3 आपको फाइंड करना है। ठीक, तो सबसे पहले क्या करना, इन दोनों का यूज करके आप एक रिलेशन फाइंड करना m और w में। कैसे आएगा देखिए, तो इन दोनों का यूज करिए और m और w में एक रिलेशन फाइंड करिए। ये देखिए 3m + 7w इंटू 10, 2 से कट करिए, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 से काट दिया मैं, 2 चौको 8, 2 पंचे 10। अब मल्टीप्लाई करिए, 4 चौको 16m, 4 छंग 24w, 5 त्रिका 15m, 5 सते 35w। कितना आ जाएगा, 16m - 15m इक्वल टू 35w - 24w। तो m का वैल्यू कितना आ जाएगा, देख लीजिए यहां से m का वैल्यू आ जाएगा कितना, 11w। मतलब एक महिला की कैपेसिटी, सॉरी एक पुरुष की कैपेसिटी 11 महिलाओं की कैपेसिटी के बराबर है। अब फर्स्ट और यूज कर लीजिए किसको, थर्ड को। ये देखिए फर्स्ट और थर्ड को यूज करिए, 4m + 6w इंटू 8 बराबर 10w इंटू d3। तो यहां पे m के प्लेस पे 11w पुट कर सकते हो आप। ये देखिए m के प्लेस पे 11w पुट कर दिया मैं। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, कितना आएगा, 11 चौको 44 और 6 50, 50w इंटू 8 बराबर 10w इंटू d3। w कैंसिल हो गया, 10 पचे 50, 8 पंचे 40। तो d3 का मान कितना आ गया, 40। ऑप्शन में देख लीजिए d3 का मान 40 है क्या, तो d3 का मान 40 है। तो बहुत आसान बनेगा, केवल ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार के कंपेयर करने वाले प्रश्नों में सीधे ये रिलेशन अप्लाई कर देंगे आप। m1 का वैल्यू आपको पता है, ये देखिए ये हो जाएगा m1 का वैल्यू, वापस से एक बार बता दे रहा हूं। ये देखिए ये हो जाएगा m1 का वैल्यू, ये हो जाएगा m2 का वैल्यू और ये हो जाएगा m3 का वैल्यू। आप पहले और दूसरे को यूज करेंगे m और w में। m और w में क्या करेंगे, एक रिलेशन फाइंड करेंगे आप। m और w में रिलेशन फाइंड करने के बाद फर्स्ट के साथ थर्ड को या सेकंड के साथ भी थर्ड को लेके d3 का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, एक तार को वर्ग के रूप में मोड़ा गया जिसका क्षेत्रफल 81 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि उसी तार को अर्धवृत्त के रूप में मोड़ा जाए तो अर्धवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। ठीक, तो सबसे पहली बात क्या हो जाएगा, देखिए एक तार को वर्ग के रूप में मोड़ा गया, मतलब एक तार को इस प्रकार वर्ग के रूप में मोड़ा गया है। इसका क्षेत्रफल दिया है 81 वर्ग सेंटीमीटर। 81 वर्ग सेंटीमीटर आपको दिया है क्षेत्रफल किसका, इस वर्ग का। तो तार को क्या किया, वर्ग के रूप में मोड़ा जिसका क्षेत्रफल 81 वर्ग सेंटीमीटर है। तो आपको पता है वर्ग की भुजा अगर a है
तो चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती हैं, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर का वैल्यू 81, तो ए का वैल्यू कितना आ गया 9, मतलब वर्ग की भुजा कितनी मिल गई 9। तो यहां से आप वर्ग का परिमाप बता दो, ये परिमाप क्या बता देगा, उस तार की लंबाई बता देगा। परिमाप कितना हो जाएगा, 4 गुणा 9 कितना हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। मान लो ये तार है, इसको मैं मोड़ के बना दूंगा वर्ग, तो परिमाप क्या है, परिमाप मतलब क्या हो गया, लेंथ। जब मैं इसको खोलूंगा तो तार की लेंथ आपको दिखेगी, वो कितनी दिखेगी 4a। तो आपने जो परिमाप निकाला है वो क्या बता दिया, उस तार की लेंथ, उस तार की लंबाई, जिसको मोड़ के आपने क्या बनाया था, वर्ग बनाया था। तो वर्ग का क्षेत्रफल आपको दिया गया था 81, वहां से आपने वर्ग की भुजा बताई, वर्ग की भुजा मिल गई, तो वर्ग का परिमाप बता दिया आपने। अब इसी तार को मोड़कर अर्धवृत्त बनाया गया है। अर्धवृत्त मतलब इसी तार को मोड़ के आपने क्या किया है, अर्धवृत्त बनाया है। ये देखिए इसकी त्रिज्या कितनी है, ये त्रिज्या r है। तो जिस तार को मोड़ के आपने क्या बनाया था वर्ग, उसी तार को मोड़ के आपने क्या बनाया, अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त की परिधि जो होगी, ये आपको पता है परिधि होगी क्या इसकी, टोटल वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई r, तो अर्धवृत्त की हो गई पाई r, साथ में ये भी तो शामिल हो जाएगा परिधि में, तो ये कितना होता है 2r। ये हो गई अर्धवृत्त की परिधि, ये भी कितनी होगी, ये भी 36 ही तो होगी। समझ आ रहा है, ये भी क्या होगी 36, क्योंकि जिस तार को मोड़ के आपने वर्ग बनाया उसी तार को मोड़ के आपने अर्धवृत्त बनाया। तो जो अर्धवृत्त की परिधि, परिधि या परिमाप एक ही बात है, वर्ग में आपने परिमाप बोल दिया, अर्धवृत्त में आपने परिधि बोला है। तो अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी, तो पूरे वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई r, तो आधी क्या हो गई, ये क्या हो जाएगी पाई r, साथ में ये भी तो शामिल हो जाएगा r प्लस r, तो पाई r प्लस 2r, ये कितना है 36 है। जो परिमाप होगा वही क्या होगी, इसकी परिधि होगी। तो यहां से r का वैल्यू आपको फाइंड करना है, तो ये क्या हो जाएगा पाई प्लस 2, तो r का वैल्यू कितना हो गया 36 अपॉन पाई प्लस 2। अब पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, ये देखिए पाई का वैल्यू पुट कर दिया 22/7। सिंप्लीफाई करेंगे क्या आएगा, देखो 36, 7 दूनी 14, 14 और 22 कितना हो जाएगा भाई, तो 14 और 22 36 हो जाएगा। 36 से 36 हो गया कैंसिल, ये 7 ऊपर आ गया, तो आपको मिल गई वृत्त की त्रिज्या कितनी 7। आसान है, परिधि और परिमाप ये दोनों क्या होंगे बराबर। तो आपने क्या किया, पहले वर्ग का परिमाप निकाला, क्षेत्रफल था तो भुजा मिल गई, भुजा मिल गई तो परिमाप। जो वायर को आपने मोड़ के वर्ग बनाया उसी वायर को आपने मोड़ के अर्धवृत्त बनाया है, मतलब जितना परिमाप होगा उतनी ही परिधि होगी। परिधि क्या होती है पाई r प्लस 2r, इसमें कंफ्यूज मत होना। आप बोलेंगे सर वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r, तो अर्धवृत्त की पाई r होनी चाहिए, तो ऐसा नहीं है भाई, अर्धवृत्त की पाई r होनी चाहिए। आप बोलेंगे ये देखिए ये अर्धवृत्त है तो 2 पाई r, ये देखिए ये पूरी क्या है 2 पाई r, ठीक, ये पूरी है 2 पाई r, तो इसकी आधी क्या हो गई, ये देखिए इसकी आधी ये क्या हो गई पाई r, लेकिन परिधि में ये भी तो शामिल हो जाएगा, कितना है ये 2r। तो अर्धवृत्त की परिधि पाई r प्लस 2r, ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। अब देखिए क्या बोला, 8 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर विमाएं वाले एक ठोस घनाभ को गलाकर 2 सेंटीमीटर की कोर वाले समान घनों में ढाला जाता है। इन समान घनों की संख्या कितनी है। कहने का मतलब है एक बड़े घनाभ को पिघला के, ये देखिए कोई बड़ा घनाभ है, घनाभ मतलब क्यूबॉइड, ये देखिए कोई बड़ा घनाभ है जिसकी आपको विमाएं दिया है 8 4 2, मतलब ये कितने का है 8 का है, ये मान लो कितने का है 4 का है, और ये कितने का है 2 का है। यहां पे थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे, ये 4 छोटा दिख रहा है 2 बड़ा दिख रहा है, तो उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। घनाभ की लंबाई 8, चौड़ाई 4, ऊंचाई कितना है 2। इसको पिघला के कितने 2-2 सेंटीमीटर कोर वाले छोटे घन बना सकते हैं। ये देखिए आपको घन बनाने हैं, और घन कैसे बनाने हैं, तो आपको पता है 2-2 सेंटीमीटर वाले कितने घन आप बना सकते हैं। इस बड़े घनाभ को पिघला के छोटे छोटे घन जिनकी भुजा की लंबाई क्या है 2 सेंटीमीटर, कितने बना सकते हैं। अगर मैं बोलता मान लो एग्जांपल के लिए कि
इसको पिघला के मैं 3 छोटे छोटे घन बना सकता हूं। तो आप क्या बोलते, इन 3 घनों के आयतनों का जो योग होगा वो इस बड़े घन के आयतन के बराबर होगा। अगर मैं 4 छोटे छोटे घन बना सकता हूं तो आप क्या बोलेंगे, इन 4 घनों के आयतनों का जो योग होगा वो इस बड़े घन के आयतन के या बड़े घनाभ के आयतन के बराबर होगा। आपको पता ही नहीं है आप कितने घन छोटे छोटे बना सकते हैं, तो आपने मान लिया कितने n छोटे छोटे घन बना सकता हूं मैं। तो यहां पे क्या बोलेंगे, n छोटे छोटे घनों के आयतनों का योग वो इस बड़े घनाभ के आयतन के बराबर होगा। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, ये देखिए n इंटू एक घन का आयतन, ऐसा भी तो लिख सकते हैं। n बार अगर आयतन को जोड़ना है तो मैं क्या लिख दूंगा, n इंटू एक घन का आयतन। ये किसके बराबर होगा, घनाभ के आयतन के बराबर हो जाएगा, घनाभ के आयतन के बराबर हो जाएगा। इसको पिघला के बना रहे हैं, मतलब जितना मटेरियल इसमें यूज होगा उतना ही इसमें यूज होगा। तो बड़े वाले घनाभ का आयतन ये n छोटे छोटे घनों के आयतनों के योग के बराबर होगा। उसको मैं क्या लिख सकता हूं, n इंटू एक घन का आयतन। तो बड़े वाले घनाभ का आयतन 8 गुणा 4 गुणा 2, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये कितना हो जाएगा, एक छोटे वाले घन का आयतन 2 गुणा 2 गुणा 2। तो n का वैल्यू बता दो, 8 गुणा 4 गुणा 2 डिवाइड बाई 2 गुणा 2 गुणा 2। 2 से 2 कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 से 2 कैंसिल। n का वैल्यू कितना आया, 8। तो देख लीजिए ऑप्शन में n इक्वल टू 8 आएगा, बिल्कुल है, ऑप्शन डी बन जाएगा। यहां तक, यहां पे अगर दिक्कत हो रहा है तो समझो भाई, जैसे मान लो अगर मैं 2 को n बार जोड़ूंगा, 2 को n बार जोड़ूंगा तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, n गुणा 2 लिख सकता हूं ना। अगर मैं 2 को n बार जोड़ूंगा तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, n गुणा 2। उसी प्रकार आयतन को मैं कितने बार जोड़ रहा हूं, n बार, तो मैं क्या लिखूंगा, n इंटू एक घन का आयतन। ठीक, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है। 4 मीटर व्यास का एक शंक्वाकार तंबू बनाया जाना है। 4 मीटर व्यास का मतलब शंकु ऐसा बनाएंगे, 4 मीटर व्यास मतलब क्या हो गया भाई, ये देखिए ये हो जाएगा व्यास, इसको बोलते हैं व्यास। तो ये व्यास कितना, 4 मीटर, जिसकी तिरछी ऊंचाई 5.6। ये देखिए तिरछी ऊंचाई मतलब ये, इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई, कितनी है 5.6। यदि कैनवास का मूल्य 3.2 रुपए प्रति वर्ग मीटर है, मतलब 1 वर्ग मीटर कैनवास का जो मूल्य है 3.2 रुपीस है, तो इस तंबू को बनाने के लिए आवश्यक कैनवास का कुल मूल्य कितना होगा। आपको समझना है तंबू को बनाने के लिए जो कपड़ा यूज होता है वो कहां पे लगता है, उसके वक्र पृष्ठ में। तंबू ऐसा रहेगा तो वक्र पृष्ठ में क्या लगेगा, इसके कपड़ा लगेगा। तो आपको सबसे पहले निकालना है तंबू का वक्र पृष्ठ, तंबू का वक्र पृष्ठ। इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, पाई आर एल, जहां पे एल होता है तिर्यक ऊंचाई, आर होता है त्रिज्या। तो पाई का मान कितना हो गया 22/7। आर कितना हो जाएगा, चूंकि आपको व्यास दिया गया है, कितना है 4 मीटर व्यास है, 4 मीटर व्यास है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 4 मीटर व्यास है, त्रिज्या हो जाएगा 2। एल तिर्यक ऊंचाई कितना दिया है 5.6, तो यहां पे कितना आ जाएगा 5.6। ये हो गया पाई आर एल। सिंप्लीफाई करो, 7 से काटो कितना आएगा 0.8, कितना आ गया 44 इंटू 0.8, 8 चौको 32, 8 चौको 32 और 3 35, यही आएगा 35.2, ये आएगा। ये क्या आएगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 35.2 वर्ग मीटर। ये क्या है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है। पाई 22/7, आर है 2, एल है 5.6, 7 से काटा 0.8 आया, 22 दूनी 44, 44 का गुणा 0.8 में कितना आएगा 8 चौको 32, 8 चौको 32 और 3 35, 35.2 वर्ग मीटर। अब बोल क्या रहा है, 1 वर्ग मीटर के लिए 3.2 रुपया खर्चा होता है, तो 35.2 के लिए कितना खर्चा होगा, 3.2 का गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 त्रिका 6 और 1 7, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 3 त्रिका 9 और 1 10, कितना आ जाएगा देखिए 2 अंक के बाद दशमलव, 112.64, 112.64। ये देखिए 1 वर्ग मीटर के लिए खर्चा होता है 3.2 रुपया, तो आप बता पा रहे हैं 35.2 वर्ग मीटर के लिए खर्चा कितना होगा 112.64 हो जाएगा।
तो ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। ध्यान रखेंगे कपड़ा जो लगाते हैं तंबू में वो उसके वक्र पृष्ठ पे लगाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। वर्गमूल के अंदर कुछ डेटा दिया हुआ है, इसको सिंप्लीफाई करने बोला है। तो सबसे पहले आपको पता है दशमलव में डेटा दिया है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 9/1000, जितने अंक के बाद दशमलव नीचे उतना जीरो। 36/1000, यहां पे क्या लिख सकते हैं आप इसको 16/1000, 3 अंक के बाद दशमलव तो 3 जीरो नीचे लगा रहा हूं, और यहां पे 8/100 ऐसा लिखेंगे, 2 अंक के बाद दशमलव है। यहां पे 2/1000, यहां पे कितना लिखेंगे 8/10,000, और यहां पे कितना लिखेंगे 2/10,000। 4 अंक के बाद दशमलव तो नीचे 4 जीरो, 3 अंक के बाद दशमलव नीचे 3 जीरो, 2 अंक के बाद दशमलव नीचे 2 जीरो। 1000 से 1000 कैंसिल होगा, 1 2 3 जीरो, 1 2 3 जीरो कैंसिल, 1 2 3 जीरो, 1 2 3 जीरो कैंसिल, और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो भी कैंसिल, सब कैंसिल हो गया। 9 का वर्गमूल 3, ठीक। 36 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 6, 16 8 कितना हो जाएगा 16 इंटू 8 करेंगे तो 16 इंटू 8 करने पे क्या आएगा 16 का 4 हो जाएगा। 8 का नहीं निकाल पा रहे हो मान लो तो 8 को आप वर्गमूल के अंदर में ही छोड़ दो, ठीक। ये 2 और 2 वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा 2 आ जाएगा। 8 का नहीं निकाल पा रहे हैं, 8 को 8 छोड़ दो तो ये 8 से 8 क्या हो गया कैंसिल हो गया। 2 से कितने बार 3 बार, 3 तिरिका 9, 9 चौको 36, तो आंसर कितना आ जाएगा 36, ठीक। 8 का और 8 को कैंसिल कर दो सीधे, ज्यादा आसान है। ये 8 और 8 कैंसिल ही कर दो। 9 का 3, 36 का 6, 16 का 4, 2 दूनी 4 का 2 हो जाएगा, ठीक। चलो आसान प्रश्न है बहुत। एक संख्या को जब 136 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 36 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। पहले भी बहुत सारे वीडियोस में आपको बता चुका हूं, सीधे इसी शेषफल को आप 17 से भाग देंगे और आपको फाइनल आंसर क्या मिल जाएगा 2 मिल जाएगा, ऑप्शन डी। ऐसा क्यों करते हैं इसका कारण आपको पहले के वीडियोस में बता चुका हूं। अगर किसी को देखना है तो जो पहले के मैथ्स के वीडियोस अपलोड हुए हैं आप उनको देख सकते हैं, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन उस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है सीधे 17 से शेषफल को ही भाग देना है, क्योंकि ये 136 17 से क्या होता है डिवाइड होता है। यही कारण है कि सीधे 36 को 17 से भाग दिया, शेषफल कितना आएगा 2 आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 1 - 1/3, 1 - 1/4, 1 - 1/5, 1 - 1/99, 1 - 1/100, इसको सिंप्लीफाई करने बोला है कितना आएगा। तो आप क्या करेंगे देखिए, जो पद आपको दिए गए हैं उनको सिंप्लीफाई करो। 3 एकम 3, 3 में से 1 गया 2, 2/3, 4 एकम 4, 4 में से 1 गया 3, 3/4, 5 एकम 5, 5 में से 1 गया 4, तो 4/5। उसी प्रकार 99 एकम 99, 99 में से 1 गया 98/99, 100 एकम 100, 100 में से 1 गया कितना 99, 99/100। जो पद आपको दिए गए हैं उनको मैंने सिंप्लीफाई किया है। अब सेम पद जो कैंसिल होते हैं उनको काट दो। 2 से 4 को मत कट करना, ये देखो नीचे वाला 3 ऊपर वाले 3 से कैंसिल, नीचे वाला 4 ऊपर वाले 4 से कैंसिल, उसी प्रकार नीचे वाला 5 ऊपर वाले 5 से कैंसिल हुआ होगा, नीचे वाला 98 ऊपर वाला 98 से कैंसिल हुआ होगा, नीचे वाला 99 ऊपर वाले 99 से कैंसिल। ये 100 तब कैंसिल होता जब इसके आगे में ऊपर में क्या होता 100 होता। एक तरीका और है ध्यान रखने का, अगर यहां पे ऊपर वाला पद बचा है तो यहां पे नीचे वाला ही बचेगा, तो 2/100 मतलब कितना आ जाएगा 1/50। तो देख लीजिए ऑप्शन में ऑप्शन सी है 1/50। ध्यान रखिएगा कोई ना कोई पैटर्न मिलेगा। ये देखिए ऐसा कैंसिल हो रहा है, ये देखिए ऐसा कैंसिल हो रहा है। तो 100 तब कैंसिल होता जब इसके आगे में ऊपर में क्या होता 100 होता, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्यालय में 1554 विद्यार्थी थे और लड़कों और लड़कियों का जो अनुपात है वो 4:3 था। कुछ दिनों बाद 30 लड़कियों ने उस विद्यालय में प्रवेश ले लिया और कुछ लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया। परिणाम स्वरूप लड़के और लड़कियों का अनुपात 7:6 हो गया। विद्यालय छोड़ने वाले लड़कों की संख्या कितनी है।
आसान है। सबसे पहले आप ये बता दीजिए 1554 में कितने लड़के हैं और कितनी लड़कियां हैं, बता पाएंगे? तो 1554 में लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना है? 4:3। लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना है? 4:3। तो यहां से बता दीजिए लड़कों की संख्या, यहां से बता दीजिए लड़कों की संख्या। तो लड़कों की संख्या क्या आएगी? 4/7। ये देखिए 4 को मैंने ऊपर लिखा, नीचे अनुपातों का योग इंटू 1554। 7 से कट करिए, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, कितना आ जाएगा? 888। तो लड़कियों की संख्या बता सकते हैं आप, लड़कियों की संख्या आप बता सकते हैं। लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3/7 इंटू 1554। तो यहां से लड़कियों की संख्या बता दीजिए कितनी आ जाएगी? तो आप बोलेंगे 666। 666 लड़कियां हैं और 888 लड़के हैं। अब प्रश्न में क्या बोला है? कुछ दिनों के बाद 30 लड़कियों ने उस विद्यालय में प्रवेश ले लिया और कुछ लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया। तो लड़कियां कितनी हो गई? 666 में 30 बढ़ गई और लड़के 888 में कुछ कम हो गए। कितने कम हुए नहीं बताया, तो मैंने मान लिया x लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया। तो लड़के कितने हो गए? 888 माइनस x, और लड़कियां कितनी हो गई? 666 प्लस 30। तब जाके लड़के और लड़कियों का अनुपात, ये देखिए विद्यालय में कितना हो गया? 7:6। तो ये कितना हो गया? 7:6। सिंप्लीफाई करते हैं, 888 माइनस x, ये कितना हो जाएगा? 696 बराबर 7/6। 6 से कटेगा क्या ये? 6 कम 6, 6 कम 6, 6 छंग 36। तो 888 माइनस x, 7 का गुणा कर दीजिए, 7 छंग 42, 7 एकम 7 4 11, 7 एकम 7 और 1 8। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 888 में से 812 को घटा दीजिए, 8 में 2 गया 6, 8 में 1 गया 7, 76 आ जाएगा x का मान। तो आप देख पा रहे हैं x आपने क्या माना था? कितने लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया? तो आप बता सकते हैं 76 लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया है। ठीक, बहुत आसान है। आपने सबसे पहले बताया कि 1554 में कितने लड़के, तो आपने बोला लड़के हैं कितने? 888। लड़कियां कितनी? 666। आपने बोला x लड़कों ने कॉलेज छोड़ दिया, तो 888 माइनस x हो गए। 30 लड़कियां और आ गई, तो लड़कियां इतनी हो गई, अनुपात हो गया 7:6। सिंप्लीफाई करके x निकालना है, x कितना आया? 76। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। a अनुपात b आपको दिया है 4:9, a अनुपात c दिया है 2:3। तो आपसे पूछा क्या है? a प्लस b अनुपात b प्लस c। a अनुपात b दिया है और a अनुपात c दिया है, b अनुपात c नहीं दिया है, a अनुपात c दिया है। तो मैं इसको ऐसा जमा सकता हूं क्या? देखो a अनुपात b दिया है तो मैं b अनुपात a लिख सकता हूं, कितना? 9:4। ऐसे ही क्वेश्चंस में गलतियां होती हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। a अनुपात b 4:9 है, तो b अनुपात a कितना हो गया? 9:4। और a अनुपात c कितना हो गया? 2:3। ठीक, अब यहां से आप निकाल दो b अनुपात a अनुपात c, कितना आएगा? ये देखिए कॉमन को कॉमन के नीचे जमाएंगे, 2 का 9 में गुणा 18, 2 का 4 में गुणा 8 और 3 का 4 में गुणा 12 हो जाएगा। 2 का 9 में 18, 2 का 4 में 8, 3 का 4 में 12। अब चाहें तो यहां से कैंसिल भी कर दीजिए, 2 9 18, 2 चौक 8, 2 6 12। ये अनुपात क्या मिला मेरे को? b अनुपात a अनुपात c मिला। बता सकते हैं ना, 2 का 9 में गुणा 18, 2 का 4 में 8, 3 का 4 में 12, 18 8 और 12 मतलब 9 4 6। अब आपको चाहिए क्या? a प्लस b अनुपात b प्लस c, ये चाहिए। तो a का मान सीधे बोल सकते हो कितना? 4, b का मान 9, b का मान 9 और c का मान 6, तो 13:15 आ जाएगा आंसर। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन डी में है 13:15। बहुत आसान है, थोड़ा सा यहां फंसेंगे आप। जनरली a अनुपात b अनुपात c ऐसा रटे रहते हैं अपन, लेकिन यहां पे चेंज कर दिया है a अनुपात b और a अनुपात c। तो b अनुपात a आप लिख सकते हैं, a अनुपात b 4:9 है, तो b अनुपात a कितना हो जाएगा? 9:4। a अनुपात c 2:3। तो पहले b a c का अनुपात निकाल लीजिए आप। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक 100 के दर्शकों से, यह अच्छा प्रश्न है, एक 100 के दर्शकों से पहले दिन
प्रति व्यक्ति 15 रुपया, दूसरे दिन प्रति व्यक्ति 7.5 रुपया, तीसरे दिन 2.5 रुपया वसूल किया गया। मतलब पहले दिन प्रति व्यक्ति 15 रुपया देगा, प्रति व्यक्ति 15 रुपया, दूसरे दिन प्रति व्यक्ति 7.5 रुपया और तीसरे दिन प्रति व्यक्ति देगा 2.5 रुपया। आगे क्या बोला, 3 दिनों की कुल उपस्थिति क्रमशः 2:5:13 के अनुपात में थी। तो पूरे 3 दिनों के लिए प्रति व्यक्ति औसत वसूली कितने रुपए की थी? पूरे 3 दिनों के लिए प्रति व्यक्ति औसत वसूली, तो आपको क्या बताना है, आपको औसत वसूली बताना है प्रति व्यक्ति, औसत वसूली बताना है प्रति व्यक्ति। तो आप क्या निकालेंगे, तो आपको निकालना क्या है, तो सबसे पहले समझो, ऊपर में आपको चाहिए क्या, कुल वसूली, ऊपर में चाहिए क्या, कुल वसूली, और नीचे में 3 दिनों में व्यक्तियों की संख्या। तभी तो आप क्या बताएंगे, औसत वसूली प्रति व्यक्ति। तो ऊपर में चाहिए कुल वसूली और नीचे में व्यक्तियों की संख्या। अब आपको बोला क्या है, देखिए अनुपात दिया है, तो यहां से मान लीजिए पहले दिन कितने व्यक्ति आते हैं, 2 के, दूसरे दिन कितने व्यक्ति आते हैं, तो दूसरे दिन आते हैं 5 के, और तीसरे दिन कितने व्यक्ति आते हैं, तो तीसरे दिन आते हैं 13 के। व्यक्तियों की संख्या का अनुपात आपको दिया है 2, 5, 13, तो मैं मान लिया पहले दिन कितने व्यक्ति आए, 2 के। अब प्रति व्यक्ति 15 रुपया देता है, तो 2 के व्यक्ति कितना देंगे, 2 के इंटू 15 देंगे। कितना आसान है। दूसरे दिन प्रति व्यक्ति कितने देते हैं, 7.5, कितने व्यक्ति आए हैं, 5 के, तो कितना देंगे, 5 के इंटू 7.5। तीसरे दिन प्रति व्यक्ति कितना रुपया देता है, 2.5, कितने व्यक्ति आए हैं, 13 के, तो 13 के इंटू 2.5। ये देखिए ये क्या हो गया, टोटल वसूली। सिंपल सी बात है, मान लीजिए एक व्यक्ति का 15 रुपया लगता है और 10 व्यक्ति पिक्चर देखने आए हैं, तो टोटल कितना वसूली होगा, 10 इंटू 15। उसी प्रकार पहले दिन प्रति व्यक्ति लगता है 15 रुपया और टोटल 2 के व्यक्ति आए हैं, तो कितना वसूली होगा, 2 के इंटू 15। दूसरे दिन 5 के इंटू 7.5, तीसरे दिन 13 के इंटू 2.5। व्यक्तियों की संख्या टोटल कितने व्यक्ति हैं, तो 2 के प्लस 5 के प्लस 13 के। सिंप्लीफाई करिए, कितना आ गया, 30 के। ये कितना आएगा, 5 पचे 25, 5 सते 35 और 2 37, 37.5 के। 13 पचे 65, 13 दूनी 26, 26 और 6 32, डिवाइड बाई कितना, 13, 5 18, 2 20। जोड़ेंगे कितना आएगा, जोड़ने पे आएगा देखिए 37.5, 32.5, कितना हो गया 70, 70 और 30 100, 100 के बटा 20 के। ये देखो कितना आ जाएगा, 5 रुपया, 5 रुपया प्रति व्यक्ति। ये 3 दिनों का औसत वसूली आ गया, 5 रुपया प्रति व्यक्ति। कितना आसान है। सबसे पहले आपको इसको पकड़ना था, औसत वसूली प्रति व्यक्ति, मतलब आपको ऊपर में चाहिए टोटल वसूली कितना हुआ और नीचे में टोटल व्यक्ति कितने हैं। तो व्यक्तियों का अनुपात दिया है, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन जो व्यक्ति आते हैं उनका अनुपात कितना है, 2, 5, 13। तो मैं मान लिया पहले दिन 2 के, दूसरे दिन 5 के, तीसरे दिन 13 के। तो पहले दिन प्रति व्यक्ति 15 देता है, तो 2 के कितना देंगे, 2 के इंटू 15। दूसरे दिन प्रति व्यक्ति कितना देता है, 7.5, तो 5 के कितना देंगे, 5 के इंटू 7.5। तीसरे दिन प्रति व्यक्ति 2.5 देता है, तो 13 के कितना देंगे, 13 के इंटू 2.5। तो पहले दिन का वसूली, दूसरे दिन का वसूली, तीसरे दिन का वसूली, तीनों को जोड़ा, टोटल वसूली डिवाइड बाय व्यक्तियों की संख्या। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यदि ए बी समानांतर डीई, तो आप देख पा रहे हैं ए बी और डीई क्या है, समानांतर, ए बी और डीई। कोड बी ए सी बराबर 35, ये देखिए कोड बी ए सी बराबर कितना है, 35। कोड सी डीई बराबर 53, तो कोड डीसीई पूछा है, डीसीई मतलब ये वाला कोड पूछा है, कितना होगा। तो आपको पता है भाई, ये देखिए ये 35 है, तो ये भी कितना होगा, 35 होगा। ये भी कितना होगा, 35 होगा। सिंपल सी बात है, अगर ये 35 है तो ये भी कितना होगा, 35। तो बता सकते हैं, आपसे ये वाला पूछा है तो आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो इसको x मान लिया, तो आप क्या बोलेंगे, 53 प्लस 35 प्लस x बराबर 180। सिंप्लीफाई कर लो, कितना आ जाएगा, 88 प्लस x बराबर 180। कितना आ जाएगा भाई, x का वैल्यू 180 में से 88 को माइनस कर दीजिए, 10 में 8 गया 2, 17 में 8 गया 9, 92 डिग्री आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 92। तो रेखा और कोण चैप्टर जो है उसका प्रश्न है ये। ठीक, रेखा और कोण बन जाएगा।
आपने पढ़ा होगा ना ये सब कोण के बारे में। ये देखिए दो समानांतर रेखाएं हैं और ये है प्रतिच्छेदी रेखा, तो ये जो कोण है इस कोण को क्या बोलेंगे, संगत कोण बोलते हैं। ठीक, संगत कोण है ना, ये और ये बराबर होंगे अगर दोनों समानांतर है तो। ये और ये संगत हैं, ये और ये संगत हैं, ये और ये भी क्या है, संगत हैं, संगत कोण बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल। इसी के अलावा एक होता है एकांतर अंतः कोण। एकांतर अंतः कोण, ये देखिए अंतः मतलब समानांतर रेखाओं के अंदर की ओर, प्रतिच्छेदी रेखा के अपोजिट। ये देखिए ये वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा इसके बराबर, इसको बोलते हैं एकांतर अंतः कोण। उसी से तो बराबर हुआ है, आप देख पा रहे हैं। ये देखिए एकांतर अंतः कोण ही तो है ये एंगल किसके बराबर है, इसके। तो आप देख पा रहे समानांतर रेखाओं के अंदर की ओर एकांतर अंतः कोण क्या होता है। ये देखिए ये दो समानांतर रेखाएं, ये प्रतिच्छेदी, तो एकांतर अंतः कोण मतलब समानांतर रेखाओं के अंदर की ओर प्रतिच्छेदी रेखा के अपोजिट। ये देखिए इसको बोलते हैं एकांतर अंतः कोण। ये इसके बराबर और ये किसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। जेड जैसा आपने पढ़ा होगा, ये देखिए जेड जैसा आपने पढ़ा होगा इस प्रकार का, ये देखिए तो ये वाला इसके बराबर होता है। ये एक्चुअल में क्या है, एकांतर अंतः कोण है। ये तभी बराबर होंगे जब ये दोनों रेखाएं क्या होंगी, समानांतर होंगी। ठीक, तो बहुत आसान सा प्रश्न है। अगला देखिए, किस विकल्प में भिन्न बढ़ते क्रम में लिखे गए हैं। तो ये आप लोग कर लीजिएगा, भाग दे के देख लीजिएगा। 5/6 इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, 6 से 5 को भाग दे देंगे, 6/8 तो 8 से 6 को भाग दे देंगे, 7/9 तो 9 से 7 को भाग दे देंगे, और 11/13 तो 13 से 11 को भाग देंगे। दशमलव के बाद 2 अंक तक भाग दीजिएगा और देख लीजिएगा बढ़ते क्रम बोला है मतलब छोटी संख्या, ये देखिए फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ये होता है बढ़ते क्रम। असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं इसको, बढ़ते क्रम। ठीक, तो ये आप लोग कर लीजिएगा। अगला प्रश्न 2017 की पावर 2018, इसमें इकाई का अंक पूछा है। तो इकाई के अंक को अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो एक पूरा कंप्लीट वीडियो इकाई के अंक का आपको YouTube में मिल जाएगा, सारा कुछ ट्रिक भी और प्रोसीजर भी बताया गया है। तो सबसे पहले इसको क्या लिखोगे, 7 की पावर में 2018। अब इसका ट्रिक अगर देखेंगे तो ट्रिक क्या है, पावर में से एक कम करते हैं, जो भी आएगा उसको 4 से भाग देते हैं। तो 4 पंचे 20, ये देखिए 4 जीरम 0, 4 चौको 16, कितना बचा 1। जो भी शेषफल होगा उसमें 1 जोड़ेंगे 2, इस 2 को लगा दीजिए पावर में। तो 7 की पावर 2, 7 गुणा 7 49, 49 मतलब 9। तो आप देख पा रहे इकाई का अंक हो जाएगा 9। तो ट्रिक क्या है, पावर से कम करते हैं, जो आएगा उसको 4 से भाग देते हैं, शेषफल में जो आएगा उसमें 1 जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद जो आएगा उसको पावर में लगा देते हैं। तो ट्रिक से पावर रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। तो आप चाहें तो YouTube चैनल में ही इकाई के अंक का एक कंप्लीट वीडियो है, उसमें सारी वैरायटी के प्रश्न हैं, लगभग आधे पौन घंटे का वीडियो है, ट्रिक भी बताया हुआ है और प्रोसीजर भी बताया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, व्यापम के एग्जाम में इसी प्रकार के मैथ्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये देखिए ये भी एक बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है। एक वर्ग ABCD के चारों ओर एक वृत्त खींचा गया है, 4 में से एक छायादार भाग का क्षेत्रफल 2/7 है, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। बहुत प्यारा प्रश्न है ये, बहुत सारा कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। देखिए एक छायादार भाग का क्षेत्रफल कितना बोला है, 2/7, मतलब सभी का क्या होगा 2/7 ही होगा, सबका तो बराबर होगा। तो सभी छायादार भाग का क्षेत्रफल कितना होगा 2/7। तो टोटल आप क्षेत्रफल बता सकते हैं छायादार भाग का, 2 2 4 2 6 2 8, 8/7 हो जाएगा कुल छायादार भाग का क्षेत्रफल। अब चूंकि छायादार भाग का क्षेत्रफल आपको दिया है, मतलब कहीं ना कहीं इसका उपयोग होगा ही, कंफर्म है। तो आप सबसे पहले क्या लिखिए, आप यहां पे लिखिए छायादार भाग का क्षेत्रफल, छायादार भाग का क्षेत्रफल। ये आप निकालेंगे कैसे, तो इसको निकालने के लिए आप क्या लिखेंगे, आप बोलेंगे सर वृत्त का क्षेत्रफल जो है, वृत्त का क्षेत्रफल जो है इसमें से वर्ग का क्षेत्रफल को मैं घटा देता हूं।
वृत्त का क्षेत्रफल जो है इसमें से वर्ग का क्षेत्रफल मैं घटा देता हूं तो क्या मिलेगा, छायादार भाग का क्षेत्रफल, छायादार भाग का कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 8/7। अब इधर समझिए वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। अब देखिए वर्ग की भुजा को मैं a मान लिया तो पता है वर्ग की चारों भुजा क्या होती है बराबर, ये क्या है वर्ग का विकर्ण और यही क्या है वृत्त का व्यास है, यही आपको समझना है। ये जो मैं वर्ग का विकर्ण बोल रहा हूं यही क्या है वृत्त का व्यास है। व्यास क्या होता है तो आपको पता है, व्यास क्या होता है, सेंटर से होते हुए आप एक छोर से दूसरे छोर को मिलाएंगे वृत्त के तो वो होता है आपका व्यास, और यही क्या है वर्ग का विकर्ण है। तो आपको पता होना चाहिए वर्ग का विकर्ण कितना होता है। देखिए आपको पता होना चाहिए वर्ग का विकर्ण कितना होता है, तो वर्ग का विकर्ण होता है वर्गमूल 2a। अगर भुजा a है तो वर्ग का विकर्ण कितना होगा वर्गमूल 2a, यही वर्गमूल 2a क्या हो जाएगा वृत्त का व्यास, यही क्या हो जाएगा वृत्त का व्यास हो जाएगा, वृत्त का व्यास, ठीक वृत्त का व्यास हो जाएगा ये। अब वृत्त का व्यास पता है तो वृत्त की त्रिज्या बता दीजिए, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी r, ये कितनी हो जाएगी भाई व्यास का आधा, ये देखिए ये हो गई वृत्त की त्रिज्या। अब यहां पे अपन फॉर्मूला रखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल, तो ये कितना होता है पाई r स्क्वायर, r का वैल्यू सीधे पुट कर रहा हूं, r का वैल्यू कितना वर्गमूल 2a डिवाइड बाई 2 इसका स्क्वायर माइनस वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भुजा का स्क्वायर a का वर्ग हो जाएगा, और वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा पाई r स्क्वायर, तो r का मान सीधे पुट किया हूं। अब देखो सिंप्लीफाई करके a निकालो, क्योंकि a मिला तो आपको r भी मिल जाएगा, तो पाई का मान 22/7, वर्गमूल 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, a का स्क्वायर a स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4। कटपिट करो भाई, कैसे कटपिट होगा 2 से 2 बार कैंसिल हो गया, 2 से कितने बार 11 बार, माइनस कितना a स्क्वायर, सिंप्लीफाई करके a निकालो यहां से 11a² माइनस a स्क्वायर, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा देखो 11 में 7 जाएगा 4a² 7 और 7 कैंसिल तो a स्क्वायर बराबर 2, तो a बराबर वर्गमूल 2, तो a मिल गया आपको वर्गमूल 2, a वर्गमूल 2 मिला। तो अब बता दो आप त्रिज्या, ये देखिए त्रिज्या बताने के लिए a का वैल्यू वर्गमूल 2 मैं पुट कर दिया तो ये कितना हो गया 2/2 मतलब 1। बहुत प्यारा प्रश्न है। आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो समझना था वो क्या समझना था कि जो वर्ग का विकर्ण है वही क्या है वृत्त का व्यास है, जो वर्ग का विकर्ण है वही वृत्त का व्यास है। तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन ए आ जाएगा। तो इसको अच्छी से कर लीजिएगा, 2 बार सेम यही प्रश्न व्यापम पूछ चुका है। अगला प्रश्न, प्रशांत और नीलिमा की आयु का गुणनफल, ये देखिए प्रशांत और नीलिमा की आयु का गुणनफल कितना है 240। यदि नीलिमा की आयु का 2 गुना प्रशांत की आयु से 4 साल अधिक है, तो यहां से पहले मान लो नीलिमा की आयु को x मान लो, नीलिमा की आयु को x मान लो, तो यहां से प्रशांत की आयु क्या मिल जाएगी, तो प्रशांत की आयु मिल जाएगी 240/x। सबसे पहला काम, नीलिमा की आयु को x मान लिया तो प्रशांत की आयु 240/x। अब क्या बोल रहा है देखिए, यदि नीलिमा की आयु का 2 गुना, नीलिमा की आयु का 2 गुना मतलब 2x, नीलिमा की आयु का 2 गुना प्रशांत की आयु से 4 साल अधिक है, प्रशांत की आयु से 4 साल अधिक है, ये देखिए प्रशांत की आयु से 4 साल अधिक है, यही तो बोला है। नीलिमा की आयु का 2 गुना प्रशांत की आयु से 4 साल अधिक है, तो नीलिमा की आयु कितनी होगी, तो आपको नीलिमा की आयु बतानी है क्या होगी। सिंप्लीफाई कर लो, कितना आ जाएगा 2x, चाहे तो 2 को कॉमन निकाल दो, सिंप्लीफाई हो जाएगा 120/x + 2। ये देखिए 120 से 2 बाहर निकाला, 240 से 2 बाहर निकाला, कितना आएगा 120, 2 से 2 काट देना, यहां से कितना हो गया 120 + 2x डिवाइड बाई कितना x, सिंप्लीफाई करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 120 बराबर कितना 0। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करेंगे तो 12 और 10 मिलेगा आपको, देख पा रहे हैं, ये कितना हो जाएगा -12x + 10x माइनस 120। वर्ग समीकरण को सॉल्व करना है, ये देखिए तो यहां से आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा x - 12 x + 10 = 0।
तो x इक्वल टू 12 और x इक्वल टू -10, तो माइनस में तो हो नहीं सकता, आंसर कितना होगा 12, तो आंसर लगा दीजिए 12। अब आप बोलेंगे सर इतना ताम झाम आप करवा दिए, वर्ग समीकरण बनवा दिए, तो वर्ग समीकरण को सॉल्व नहीं करना है तो यहीं पे चेक कर लो कि x का मान क्या रखूं जिससे दोनों साइड बराबर हो जाए। जैसे x का मान इसमें पुट करो दोनों साइड, जैसे मैं 12 पुट करूंगा तो ये क्या बनेगा 2 गुणा 12, ये देखो 2 गुणा 12 240/12 प्लस 4 कितना आएगा 24, और यहां पे 20 घन 4 ये भी क्या होगा 24 होगा। तो ऑप्शन को रख रख के चेक कर लेना कौन से ऑप्शन में बैलेंस हो रहा है। बहुत आसान है, नीलिमा की आयु का 2 गुना प्रशांत की आयु से 4 साल अधिक है। चलिए, एक व्यक्ति अपने वेतन का 2/5 भाग मकान किराए में, 3/10 भाग खाने में और 1/5 भाग वाहन में खर्च करता है। यदि उसके पास खर्च के बाद 1400 रुपए बचे हैं तो खाने पर उसका खर्च कितना होगा। तो आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे सर x रुपए उसका आय था, आय का 2/5 भाग मतलब ऐसा कुछ हो जाएगा 2/5 भाग मकान के किराए पर, 3/10 भाग मतलब ऐसा कहां पे खाने पर, और 1/8 भाग मतलब कितना, ये देखिए x/8 कहां पे वाहन में खर्च करता है। उसके पास 1400 रुपए बचते हैं, आय में से इतना खर्च किया तो बचा कितना 1400। कितना आसान है, आय मान लिया कितना x, ये देखिए वेतन कितना है x। जैसे मान लो आप 100 रुपया कमाते हो, 100 रुपया में 10 रुपया खाने में, 20 रुपया किराए पर और 30 रुपया परिवहन में खर्च किए तो बचा कितना 40 रुपया। तो उसी प्रकार आय x है, x का 2/5 खर्च किए कहां पे घर के किराए पर, x का 3/10 खर्च किए खाने पर और x का 1/8 वाहन में खर्च किए तो बचा कितना, तो x में से खर्च को माइनस किया तो बचा कितना 1400। x का वैल्यू यहां से निकाल लेना, x मिल गया तो बता देना पूछा क्या है खाने पर खर्च, तो खाने पर खर्च आप बता देना कितना हो जाएगा 3/10 इंटू x। x मिल गया तो 3/10 निकाल देना, वो क्या हो जाएगा खाने पर खर्च हो जाएगा। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, किसी बहुभुज में बाह्य और अंतः कोण का अनुपात 1:4 है तो बहुभुज में भुजाएं ज्ञात करें। अब एक बात समझेंगे, अगर अंतः कोण और बाह्य कोण की बात करूं तो आपको पता है अंतः कोण और बाह्य कोण का जो योग होगा वो कितना होगा 180 डिग्री होगा। अब अनुपात कितना दिया है 1:4 अंतः कोण और बाह्य कोण का, ये देखिए बाह्य और अंतः कोण का अनुपात कितना है 1:4, तो बाह्य कोण को मान लेता हूं 1k और अंतः कोण को मान लेता हूं 4k, तो अंतः कोण हो गया 4k और बाह्य कोण हो गया 1k। तो यहां से 5k बराबर कितना मिल गया 180, तो k कितना मिल जाएगा 5 त्रिका 15 5 छिका 30। तो यहां से आप बता सकते हैं बाह्य कोण कितना आ गया, तो बाह्य कोण आ जाएगा कितना 1 × 36 मतलब 36 डिग्री, और अंतः कोण कितना आ जाएगा, तो आप बता सकते हैं अंतः कोण आ जाएगा कितना 4 × 36, 4 छंग 24 4 त्रिका 12 और 2 14 144 डिग्री। अब आपको बोला है भुजाएं कितनी है बहुभुज में, तो आपको अंतः कोण और बाह्य कोण का एक और फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर मैं बाह्य कोण का फॉर्मूला लिखता हूं बाह्य कोण, तो बाह्य कोण का फॉर्मूला कितना होता है 360 बटे भुजाओं की संख्या, 360 बटे भुजाओं की संख्या। अब बाह्य कोण कितना आया है 36, तो 36 बराबर 360 डिवाइड बाई n, तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा 10। या अंतः कोण का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ये देखिए अंतः कोण का फॉर्मूला भी एक होता है, अंतः कोण का फॉर्मूला होता है n-2 × 180 डिवाइड बाई n, ये होता है अंतः कोण का फॉर्मूला। अंतः कोण कितना है 144, तो 144 n-2 × 180 डिवाइड बाई कितना n, तो 144 n माइनस बराबर 180 n माइनस 360। तो यहां से सिंप्लीफाई करेंगे 144 n माइनस 180 n बराबर माइनस 360, तो माइनस का 36 n बराबर माइनस 360, तो n का वैल्यू 10 आएगा। कहने का मतलब आपको या तो अंतः कोण का फॉर्मूला पता होना चाहिए ये वाला, ये देखिए यहां से फूड इंस्पेक्टर में 2 प्रश्न पूछा गया था, या बाह्य कोण का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये प्रश्न आप कर लेते।
तो ध्यान रखेंगे अंतःकोण का फॉर्मूला बनता है n-2 इंटू 180 डिवाइड बाई n, जहां पे n भुजाओं की संख्या होती है, और बाह्य कोण का फॉर्मूला 360 बटा n, जहां पे n भुजाओं की संख्या होती है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, अंतः और बाह्य कोण का योग क्या होगा, 180 होगा, तो आपने अंतः कोण और बाह्य कोण बता दिया। अब कोई भी एक फॉर्मूला यूज करके आप भुजाओं की संख्या बता सकते हैं। चलिए आज का अंतिम प्रश्न है ये 30वां प्रश्न। ठीक, दो संख्याओं का लस दिया है और मौस दिया है, यदि उन संख्याओं का योग 100 है तो उनका अंतर पूछा है, क्या होगा। देखिए आपने एक रिजल्ट पढ़ा होगा, दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो दो संख्याओं का गुणनफल यहां से क्या मिलेगा आपको, तो आप देख पा रहे एलसीएम कितना है 495 और एचसीएफ कितना है 5, तो यहां से a इंटू बी कितना मिल जाएगा, 5 पचे 25, 5 9 45 और 2 47, 5 चौको 20 और 4 24, 2475। इसके अलावा आपको संख्याओं का योग दिया है, a प्लस बी दिया है कितना 100, आपसे पूछा क्या है a माइनस बी क्या होगा, ये पूछा है। ये रिजल्ट आपको पता होगा, दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहां से a इंटू बी क्या मिल गया आपको 2475, a प्लस बी 100 दिया है, आपको चाहिए क्या a माइनस बी। अब बहुत सारे तरीके हैं, या तो आप a और b निकालो जो कि बहुत टफ काम है, ऑप्शन से चेक करने में दिक्कत क्या हो रहा है, सीधे अंतर पूछ दिया है, तो ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। अब देखो इन दोनों से, ये देखो इन दोनों से a और b निकालने में दिक्कत होगा, तो ऑप्शन से कैसे चेक करेंगे, आप मान लेंगे पहला ऑप्शन 10 सही है, तो a माइनस बी बराबर क्या मान के चल रहे हैं आप 10, तो a माइनस बी बराबर 10 मान लिए, तो a प्लस बी आपको प्रश्न में कितना दिया है 100, तो यहां से a का वैल्यू कितना आएगा, तो आप देख पा रहे हैं a का वैल्यू आ जाएगा यहां से 55, a 55 आया, तो b बता सकते हैं कितना आ जाएगा, तो b आ जाएगा 45। अब चेक कर लो कि आप 55 और 45 को गुणा करने पर, क्या 55 और 45 को गुणा करने पर 2475 आता है, अगर आता है तो आपने जो माना है वो क्या है, सही है। ऐसे भी ऑप्शन से दिमाग लगाया जा सकता है, आपने बोला a माइनस बी बराबर 10 सही है, मैं मान के चल रहा हूं, तो a माइनस बी बराबर 10 में मान के चल रहा हूं, तो a प्लस बी बराबर 100 पता है, तो a कितना आया 55, a 55 आया, तो b कितना आया 45, 55 गुणा 45 करने पर 2475 आ गया, अगर a इंटू बी करने पर 2475 आ गया, तो आपने जो माना है वो क्या है, सही है, और a इंटू बी करने पर 2475 आएगा, इसका मतलब आपने जो माना है वो क्या है, सही है। ऑप्शन से कर सकते हैं, जो टॉपर्स होते हैं, जो सिलेक्शन लेते हैं, वो ऐसा ही तिकड़म सोचते हैं क्या किया जाए जिससे मेरे को आंसर मिल जाए। तो उन्होंने बोला a माइनस बी चाहिए, सीधे a माइनस बी बराबर 10 लेके चलता हूं, तो a प्लस बी बराबर 100 है, तो a आ गया 55, b आ गया 45, क्या इन दोनों को गुणा करने पर 2475 आता है, आता है तो खत्म काम। ठीक, अब एक तरीका और क्या है, आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता होगा, ये देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता होगा। तो यहां से जब मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये देखिए माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखूंगा, तो क्या आएगा 4ab आएगा, आएगा भाई, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल, 2ab क्या आएगा 4ab। ये देखिए रिलेशन होता है, ये a प्लस बी, a माइनस बी और a इंटू बी में ये रिलेशन आता है। तो रिलेशन कहां से निकाला मैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर पता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर पता है, तो एक में दो को घटाया तो a से a स्क्वायर कैंसिल, b से b स्क्वायर कैंसिल, 2ab कितना हो गया 4ab। अब यहां से निकाल लो, a प्लस बी का वैल्यू कितना है 100, ये देखिए 100 का वर्ग, a माइनस बी का वैल्यू आपको फाइंड करना है, और a इंटू बी का वैल्यू कितना है 2475, तो ये हो गया कितना 10,000, a माइनस बी का होल स्क्वायर, 4 पंचे 20, 4 सत्ते 28 और 2 30, 4 चौको 16 और 3 19, 4 दूनी 8 और 1 9, ये देखिए, तो यहां से क्या मिलेगा 9900 में से 10,000 को घटा दीजिए, तो यहां से क्या मिलेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना माइनस का 100, तो a माइनस बी बराबर कितना 100 का वर्गमूल माइनस माइनस प्लस, तो a माइनस बी बराबर कितना 10। इतना डिटेल में पढ़ेंगे तब जाके सिलेक्शन होगा आपका।
तो ये रिलेशन आपको ध्यान होना चाहिए। नहीं है तो यही सब तिकड़म करना है आपको। कैसे a प्लस बी पता है, a इंटू बी पता है, कैसे a माइनस बी लाया जाए। तो पहले ही ऑप्शन को आपने लेके मान लिया कि a और b कितना आ रहा है 45 55, क्या गुणा करने पे 2475 आ रहा है, आ गया, मतलब सही है। किस्मत काम कर गया आपका, पहले वाले में ही आपको आंसर मिल गया। तो ये 30 प्रश्न कंप्लीट हो गए, बहुत अच्छे प्रश्न हैं। इसी प्रकार का पेपर आपका आएगा, ये आप मान के चलिए। सेम ऐसा ही पेपर आपको देखने को एग्जाम में मिल सकता है। तो अच्छे प्रश्न हैं, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कुछ प्रश्न इसमें बहुत अच्छे हैं, चांसेस पूरा है कि इसी प्रकार का पेपर आएगा। एक दो प्रैक्टिस सेट आपको और मिल जाएंगे। इसके अलावा हमारे जो चैनल पे कंप्यूटर, हिंदी, छत्तीसगढ़, इनके भी MCQ अपलोड किए जा रहे हैं, आप उनको देखिए, वहां से क्वेश्चंस आने की पूरी संभावना है। ठीक, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।